हेलो दोस्तों, आज एक बार फिर आपके सामने एक और शख्सियत के साथ बातचीत करने मैं हाजिर हूँ। और आज फिर से मैं यही कहूँगा कि मेरे पास जिनसे मैं बात करने जा रहा हूँ उनका परिचय देने के लिए अगर मैं परिचय देने लगूँ तो बहुत लंबा परिचय होगा और वो भी शायद इनके परिचय के साथ न्याय नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने भी नहीं जाना, हमने भी नहीं पढ़ा है। सोनी सूरी जी से आज हम बातचीत करने वाले हैं और सबसे पहले तो स्वागत है सोनी जी आपका इस हमारे प्लेटफॉर्म पर। हमारे नौजवान और तमाम उम्र के लोग जो आपको सुन रहे हैं, और ये आप जैसे लोगों के लिए ही मैं पहली बार ये बातचीत इस तरह से कर रहा हूँ, क्योंकि पहले हम लोग अपने ढंग से जो हम सोचते हैं जैसा वो बोलते हैं, लेकिन अब हमें लगा कि पिछली बार हम यहाँ बातचीत कर रहे थे तो हिमांशु कुमार जी से हमने बात की, और हिमांशु जी से बात करने के बाद आज संयोग ऐसा बना है कि आज आपसे बात हो रही है। और आप दोनों मिल करके आदिवासियों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, और ख़ासकर आपने। तो मैं बहुत स्वागत करते हुए आपसे पहला सवाल कहें या बातचीत की शुरुआत कहें कि मैं अगर जानना चाहूँ या मेरे दर्शक जानना चाहें कि कौन है सोनी सूरी, क्या थी बचपन में, कैसे क्या हुआ, कैसे फिर सफ़र चला, आपकी ज़ुबानी जी। सभी साथियों को जोहार और जय भीम के साथ। आपने जो सवाल पूछे और कह रहे हैं कि मैं एक सोनी सोड़ी थी और अब कौन सी सोनी सोड़ी बनी, मतलब मेरा बचपना जो था वो बहुत मेरे मतलब अच्छा रहा। मेरे पिता खेती किसानी करते थे और करते हैं, और मैं किसान की बेटी हूँ, और वो जंगल इलाकों में रहने वाली आदिवासी के रूप में वहाँ पर मतलब मेरी जीवन शुरुआत हुई। लेकिन जैसे भी मेरे पिता ने हमको परवरिश किए, पढ़ाए लिखाए, फिर 12वीं पास हुए, उसके बाद फिर उस समय तो 12वीं पास के बाद नौकरियां मिलती थी, तो मैं टीचर बन गई। टीचर बन के मैं उस दिन इतनी खुश हो गई कि मैं एक टीचर बन के मैं अपने समुदाय को वो शिक्षा दूंगी जो जितने पिछड़े हैं, अशिक्षित रूप से रह रहे हैं, तो उनके लिए मैं बहुत मेरा एक योगदान रहेगा। मैं बहुत खुश, मतलब अपने आप की खुशी की मैं व्यक्त नहीं कर सकती मैं कितनी खुश थी। और 2002 में मुझे टीचर की ज्वाइनिंग मिली, और 2006 में एक हॉस्टल में हॉस्टल वार्डन बनी, अधीक्षिका बनी, और उसमें 2006 में मेरी नियुक्ति नवीन संयुक्त आश्रम जबेली के नाम से जाना जाता था। उसमें हम मतलब बालक बालिकाएँ दोनों वहाँ पढ़ते थे, और उस जगह में बहुत बेहतरीन, बहुत खुशियों के साथ पूर्व से मतलब शिक्षाशाला में इतनी अच्छे से हमारी गुजारिश हुई, मतलब रहना और बच्चों के साथ मेरा बहुत हुआ। और वहाँ काफ़ी मतलब सलवा जुर्म तो चल ही रहा था। सलवा जुर्म की लड़ाई बीजापुर में ज़्यादातर वहाँ शुरुआत हुआ, और हम जहाँ पर हम क्षेत्र में रहते थे वहाँ कम रहा। लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा कि सलवा जुर्म से पीड़ित बच्चे बहुत ही संख्याओं में हैं, ये कहा गया, तो हमने 40-40 किलोमीटर में जाके उन बच्चों को जंगलों से निकाल के अपनी संस्था में लाए। मतलब मैं जहाँ पर हॉस्टल वार्डन हूँ, तो मुझे इस बात का होता है कि मैं अगर टीचर हूँ, मैंने एक शिक्षिका बनी हूँ, तो क्यों मैं अपनी समुदाय को, उन बच्चों को बेहतरीन क्यों नहीं बना। उनके साथ शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है, उनको कैसे शिक्षित करना चाहिए। तो बच्चों को मैं अपने संस्था में मतलब लेके आई, और वो बच्चे भी इतने खुश थे, इतने खुशहाल थे। और जब मैं वहाँ जब गए तो मतलब जगरगुंडा के अंदर क्षेत्र से जब जंगलों से निकाले, तो ये बड़े बड़े उनके शरीर में मतलब मच्छरों का कटा हुआ ये फोड़े जैसा थे। तो उन बच्चे को देखा मैंने, कपड़े नहीं, और कोई चड्डी में, कोई बनियान में, कोई लुंगी में, इस तरह से। तो उनको पूरी समेट के 50 बच्चों को लगभग हम लोग लेके आए। आने से पहले बच्चे ने एक सवाल मुझे वहीं पूछा था, ले तो जा रहे हैं लेकिन बाद में छुट्टी होगा तो हमको कैसे करोगे, हमारा तो कोई घर नहीं है, सलवा जुर्म के चलते हमारे माता पिता को मार दिया गया, हम इतने अनाथ हो गए, हमारा गांव है ना घर है, फिर आपके साथ आएंगे तो फिर आप बाद में स्कूल छुट्टी के बाद आप वापस छुट्टी दे देंगे तो हम कहाँ जाएँ। तो तब मैंने कहा था कि नहीं, वापस नहीं आओगे, तब तक नहीं आओगे जब तक आप खुद आत्मनिर्भर नहीं बनोगे, अपने अधिकारों की लड़ाई के बारे में नहीं जानोगे, तब तक आप लोगों को इस गांव में वापस नहीं आओगे। आओगे ज़रूर,
अपने जल जंगल ज़मीन अपने जन्मभूमि में वापस आओगे ज़रूर, लेकिन ऐसे नहीं आओगे। आपके हाथों में एक कलम होंगे, उस कलम से अपने अधिकारों के लिए लड़ोगे। इतनी सक्षमता से आप लोगों को एक हम बनाएंगे, हम चलिए। तो आए बच्चे, तो इस तरह से बहुत अच्छा ही चलता रहा। लेकिन ये कब की बात होगी सोनी दी? ये 2007-8 अच्छा, आठ अच्छा, हाँ। जी। तो ये बहुत बेहतरीन और सब कुछ है। बच्चे लोग आए और वहाँ इतनी अच्छी संस्था, मतलब स्कूलों में की पढ़ाई भी चालू हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन उसी दौरान क्या हुआ कि ये जो नक्सल का जो वहाँ लहर वहाँ पर भी आ गया। तो उस दौरान कई मतलब स्कूलों में फोर्स घुसती थी, रहती थी, रुक जाती थी रात में। तो गांव के लोगों को मतलब इतनी यातनाएं देना, महिलाओं का बलात्कार करना, छेड़छाड़ करना, मतलब पुरुषों को मारना पीटना, पूरे गांव को तशनस करते थे। स्कूलों में रुकते थे ना पुरुष। अच्छा। तो स्कूलों में जब छुट्टियां होती थी तो स्कूलों में हॉस्टलों में रुक के अब जो गश्त खिलाते थे, जब रात हो जाती थी कुछ ऐसा हो जाना, रुक जाते थे। तो नक्सली उसको सबको देखते हुए ये कहने लगे कि हम यहाँ के जितने भी जो आश्रम बने हैं उनको तोड़ा जाएगा। ये बातें होने लगी। जब हम सबको बुलाया गया, ऐसा नहीं कि मुझे और भी बाकी टीचर, लेकिन वो टीचर नहीं गए। तो मुझे भी बुलाए तो मैं भी बहुत डरी हुई थी कि कैसे उनके बीच में जाके मैं क्या कहूँ। लेकिन मुझे बोले नहीं आपको चलना है, मुझे बुलाने के लिए आए तो मैं चले गई। अब मेरे को इस बात का ये था कि भाई नहीं जाऊंगी तो पता नहीं क्या होगा, और जाना चाहिए जो भी हो। एक जन अदालत हुआ था लगभग अच्छा। 5,000 से 10,000 के लगभग नक्सली लोगों के हाँ बीच में। हाँ। अच्छा। फिर गांव के लोग बैठे थे। जी। फिर वहाँ पर मेरे को बताने लगे कि इसलिए आप लोग सबको बुलाए, लेकिन कोई टीचर नहीं आया, और बाकी आप आए हो, पर आप जो आपके यहाँ कितने बच्चे पढ़ते हैं, मैंने वो बताया, कितने लोग रहते हैं सब बताए। तो बोले नहीं अब आपके हॉस्टलों को तोड़ दिया जाएगा। तो मैं सोच में पड़ गई, ये हॉस्टल तोड़ेंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? 200-250 बच्चे मेरे हॉस्टल में शिक्षा ले रहे हैं, ये बच्चों का क्या होगा? ये मेरे दिमाग में चलने लगा। लेकिन ये भी तो एक माओवादी है, बंदूकधारी से बातें कैसे करें? तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, मैं सोचते रह गए। फिर बोले नहीं अब किसी भी कीमत पे आप लोगों को इसलिए बुला आए हो तो बता रहे हैं। फिर 2 दिन के बाद हॉस्टलों को तोड़ दिया। लेकिन उस दौरान मैंने ये सोचा कि नहीं, इनको तो कुछ तो बोलना पड़ेगा। तो फिर मैंने उनको एक ही बात पूछा। तो मेरा पहली बार नक्सल से एक सवाल थी कि मैंने कहा कि नहीं ये बताइए आप लोग किसके लिए आए हैं और किसके लिए लड़ रहे हैं, आपकी लड़ाई किसके लिए है, मेरा ये सवाल। तो उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई जनता के लिए है, और जल जंगल ज़मीन के लिए हम लड़ रहे हैं, और ये जनता के लिए हक के अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, और ये जनता के लिए हम लड़ रहे हैं। तो तब फिर मेरा दूसरा सवाल था, अगर आप जनता के लिए लड़ रहे हैं तो वो बच्चे जो मेरे यहाँ पढ़ोगे तो जनता के ही बच्चे हैं। फिर उन बच्चों का आशियाना को आप तोड़ देंगे, उनको शिक्षा से अवंचित कर जाएंगे, तो फिर ये जनता की लड़ाई कैसी हुई? तो फिर इन्होंने फिर अपनी आपसी में चर्चा करके मेरे हॉस्टल को बचा लिया। साथ साथ और एक आश्रम हॉस्टल को कहा उसको भी छोड़ दिए। अच्छा। लेकिन शर्त ये रखे कि कभी पुलिस नहीं आना चाहिए, इसको आप रोक सकते हो, ये कर सकते हो तो ठीक है आपका नहीं चाहिए। लेकिन अगर ऐसा कभी बाई चांस हुआ और आपके हॉस्टल में पुलिस आके अगर गांव को परेशान की, गांव के लोगों को परेशान की, किसी महिला के साथ छेड़छाड़, तो इसका जो पनिशमेंट है आपको दिया जाएगा। और आप इस पनिशमेंट को मंजूर करते हो, या मौत भी हो सकती है, घायल अवस्था में भी हो सकता है, मतलब इस तरह की पनिशमेंट आपको मिल सकती है। तो मेरे को ये लगा कि अरे 200 बच्चे की अगर शिक्षा के लिए अगर मेरी एक की जान भी चले जाए तो क्या फ़र्क पड़ता, मेरा मन पहले से ही हुआ। तो बोले नहीं ठीक है मैं मंजूर हूँ, तो छोड़ दिए। फिर अच्छा। कुछ नहीं, मतलब मेरे हॉस्टल भी बची, फिर और एक हॉस्टल बचा। उसके बाद देखो इस बात का बहुत मतलब दुख होता है कि किस परिस्थिति से हम लोग ने उस विचारों से उस शिक्षा को बचाएगा, उन बच्चों की शिक्षा जो आवंचित होते, इसको कोई मतलब पूछा नहीं, कुछ नहीं। मुझ पे शक करने चालू कर दिए कि सोनी सोड़ी एक नक्सल के उस प्रभावित क्षेत्र में इतना उस इलाकों में कैसी इस तरह उसका हॉस्टल क्यों नहीं तोड़ा गया, ये क्यों नहीं हुआ। कई तरह के सवालों ने मुझे फिर पुलिस के निगराहों में मैं शक के दायरे में आ गई। फिर मेरे के ऊपर फिर यही है, कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। कभी पुलिस से बोलना कि रास्ते में रोक के कि नहीं नक्सल की मीटिंग कहाँ होती है, बताओ किस जगह में उन लोग का ट्रेनिंग होता है। मेरे को क्या मालूम नक्सल कहाँ मीटिंग करती है, कहाँ ट्रेनिंग करती है, उससे मेरा कोई लेना देना। आप मेरी हॉस्टल के बारे में पूछो, मेरी शिक्षा के बारे में पूछो, मेरे बच्चों के बारे में पूछो तो मैं बताऊँगी। ऐसे करते करते लो फिर उसी दौरान फिर कई स्कूलों के तोड़ दिया गया, पूरे बच्चों को ब्लॉक स्तर में ले आए। और मेरे बच्चे मतलब मेरा जो हॉस्टल है वो बढ़िया वहीं मैं पढ़ाने लग गई, फिर बच्चों को देखने लगे और एक हॉस्टल को देखने लगे। लेकिन मैं शक के बुनियाद पे पूरी आ गई। फिर सोसाइटियों को भी उठा के ब्लॉक स्तर में लाया गया था, पूरी सोसाइटियों को।
और पूरे तो मतलब माओवादी ने हॉस्टलों को तोड़ दिया, पूरी ईंटों के साथ पूरी तस नस हो गया। फिर सोसाइटी को भी कांग्रेस के जो एक अवधेश गौतम करके उसने अपने ब्लॉक स्तर में भी लेके आया। तो हमको भी चावल की दिक्कत होती थी बच्चों को चलाने के लिए, उसकी भी मैं शिकायत करती थी। तो अब पूरी कांग्रेस के भी अवधेश गौतम करके है, वो भी और कुछ लोग घेरने लग गए सोनी सोड़ी का इस स्कूल कैसे बचा, हॉस्टल कैसे बचा, वो कैसे, कोई भी एपी मतलब ढूंढने की कोशिश नहीं किया गया। तो इसी तरह से मतलब वो चलता रहा, पुलिस बहुत परेशान करते रहे। लेकिन अचानक फिर इन्होंने पता नहीं, उनको तो मुझे घेरना ही था, ये फर्जीवाड़ी केस बनाना ही था। फिर एसआर नोट कांड में मुझे फंसा दिया कि मैं एसआर से पैसा लेके माओवादी को देने का काम करती हूँ, ये कह के मुझ पे आरोप लगाया। और लिंगा कोड़ा पे जो मेरा भतीजा है उसको मेरे सामने उठाए हैं, मेरे घर से उठाए हैं, मेरे मतलब पिता के घर से उठा के उनको लेके गए। मैं उनका पीछा भी की, थाने भी गई, मतलब और कैंप में भी जाके वो किए। लेकिन फिर भी ये लोग ना फिर उनको ले उठा के ले गए। तो दूसरे दिन फिर से मैं उनको ढूंढने निकली, तब तक फिर ये बताया गया कि नहीं सोनी सोड़ी को भी ढूंढा जा रहा है। मतलब मेरे भाई बताए, मेरे पिताजी के पास फ़ोन आता है कि सोनी सोड़ी को भगाओ, सोनी सोड़ी को पुलिस उठाने आ रही है। तो मैं वापस फिर मैं हॉस्टल में गई जहाँ पर बच्चों को पढ़ाती रही। वो बच्चे जो सलवाजुन से मतलब इतना पीड़ित बच्चे थे, फिर उन सबको हॉस्टल में मैं देख रही थी। फिर बच्चे को जो भी खाना पीना नाश्ता इसी के लिए फिर वापस गए। लेकिन बाद मेरा मन तो ठीक से लग नहीं रहा था मेरे साथ क्या होने वाला, मैं क्या की हूँ मेरा कुछ समझ में नहीं। फिर मैं उसी रूट से आ रही थी। आते समय जैसे कुछ ही दूर आश्रम से पहुंची थी, आधा किलोमीटर के आसपास, तो गाय चराने वाले बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, दौड़ के आ रहे थे वापस। मैं बोली कहाँ दौड़ के जा रहे, क्यों? नहीं बहुत सारी पुलिस आ रही है। किधर आ रही है? ये सामने से आ रहे हैं, हम लोग को सिर्फ देख के भग के आ रहे हैं, मैडम दीदी हम लोग जा रहे हैं बोल को बोलता था। अरे तब तो फिर इधर ही आ रहे हैं। मैं भी उन्हीं के साथ वापस पलट के मैं हॉस्टल में नहीं घुसी, फिर एक छोटा सा जंगल टाइप का झाड़ियों में उधर घुस गए। मतलब दौड़ते दौड़ते मैं भी उधर छुप गए। फिर मेरे हॉस्टल गए, मेरे चपरासियों को मारे, पूरे बच्चों को पूरी मतलब उनकी सामान उमान तोड़ फोड़ सब चीज़ इतना तहस नहस कर दिया गया हॉस्टल को। उसके बाद फिर जो पीड़ित बच्चे थे सलवाज, वो तो पहले ही वो समझ गए कि ये लड़ाई उन्होंने देख चुके थे, इस तरह से उनके साथ पहले हुआ था। तो पहले अपने झोला कपड़ा लेके भाग गए, पूरे के पूरे बच्चे भागे। फिर उसके बाद वो आश्रम के साथ ये चपरासियों को मारपीट किया गया। और उसी रास्ते से नीचे रास्ते से फोर्स फिर ढूंढने लगी किधर भागी, कहीं गांव में भागी होगी क्या है ऐसा। फिर ना वो जहाँ पर मैं चुपी थी जिस जंगल में, अंधाधुंध फायर किया गया, इतना फायरिंग आज भी वो जगह है। अच्छा। हाँ उस समय मैं ना चुपचाप ऐसे करके बैठ गए थे, मुझे ये नहीं समझ में किधर का गोली मुझ पे लगेगा। पर पहली बार गोलियों का जो आवाज़ जो इस तरह से जो हो रहा, तो मैं एक गड्ढे में, कुछ ऐसा गड्ढा था फिर पेड़ पौधों से भरा हुआ गड्ढा था, उसके अंदर घुस गई और बहुत फायरिंग मतलब अंधाधुंध फायरिंग की करते रहे। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद वहाँ से फोर्स चले गई। तो चले जाने के बाद फिर मैं रात हो गया, शाम हो गया, रात हो 7-8 बजे तक मैं उसी जगह में थी। फिर वहाँ से मैं निकल के बाद में मैं बोली अब कहाँ जाऊँ तो कहाँ जाऊँ, ये करके मैं वहाँ से निकल के 10 किलोमीटर रात को पैदल चलते हुए फिर मैं अपने माता पिता के घर साइड आई। तो ऐसे तो पिता को तो नक्सली ने गोली मार दिए थे, वो तो उनका पूरा विकलांग, उनके पैर में पूरी गोली तोड़ गई थी। उनको क्यों गोली मार दिया था पिता को? मेरे पिता को गोली इसलिए मारे थे, मतलब एक शक के बुनियाद में। कलूरी जो है ना, हमारे पिता के घर में जाके जाम खान लेना है, कभी वहाँ के मेरे पिता के बगीचाओं में जाके नींबू जाम चाय पीना, तो इससे शक को भी हो गया पिताजी को कि ये पुलिस वहाँ जो ना चाहते हुए भी वहाँ पर जाके कलूरी बैठते थे घर में। तो इसी तरह से पिताजी को शक के दायरा में उनको भी गोली चलाई गई, घर को तोड़ दिया गया, सब किया। रात में मैं आई क्योंकि मेरे पिता तो अस्पताल में एडमिट थे। घर आई तो घर में तो ऐसा कुछ नहीं, फिर कि उसी मेरे गांव में ही मैं चुपके थी, चुप के रहने लग गई। फिर सर को फ़ोन करती थी, वहाँ सर को, वो तो मेरे गुरु हैं, उनको फ़ोन करती रही, मैं क्या करूँगी सर, मैं कैसे करूँ। तो ये बोलते, ये सोचते रहे कि कुछ हम कर रहा हूँ, मतलब जिधर भी सहयोग से बचाने को पूरा कोशिश कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ, फिर नक्सल सोनी जहाँ कहीं भी उसको हमारे जन अदालतों में पेश करो, ये बातें आई। तो बोले एक तरफ पुलिस ढूंढ रही है, दूसरी तरफ नक्सली ढूंढ रहा है, तो अब जन अदालत में पेश करो, जिसने भी सोनी सोड़ी को पनाह दिए हैं तो उसको छोड़ेंगे नहीं, ये बात हुई। अब जन अदालत में जो लोग गए सब चर्चा होने लगी, मेरे को जिस घर में पनाह दे रहे थे वो भी डर गए, बोले अब यहाँ से निकलो क्योंकि नक्सल से नहीं सकेंगे।
अब इधर 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 क्या पुलिस क्या कर रही है, टीवी चैनलों में चला रही है माओवादी ये फरार है, सोनी सोनी फरार है, ये है नक्सल को मतलब एसआर से पैसा लेने का ये मतलब हाँ मदद कर रही है ऐसा। अब नक्सल अलग हमारे नाम से सोनी सोनी पैसा लेती थी, ये उन पे लगा कि हमारे नाम से पैसा कैसे, हमको बदनाम कर दी सोनी सोनी, उसको जन अदालत में पेश करो, उसको यहाँ पनिशमेंट दें। अब दोनों तरफ इधर पुलिस उधर नक्सल, उस बीच में मैं कैसे कसम फंसे। फिर मेरे को गांव के लोग पनाह नहीं दे रहे थे, फिर मैं दूसरा गांव में आके छुपी, तो वहाँ पर भी मतलब दिन को बिल्कुल नहीं निकल सकती थी। अच्छा। बिल्कुल नहीं, मेरा खाने का भी डाइट भी कम, पानी भी पीना बंद। मैं दिन में अगर ऐसा कहूँगी तो मैं निकलना पड़ेगा वहाँ पे। तो एक विधवा मेरी मौसी लगती है, उसके घर में थी, वो भी डर गई कि नहीं यार बोल रहे हैं कि पुलिस तो पूरा ढूंढ रही है, माओवादी ढूंढ रहे, मेरे को मार देंगे, मैं क्या करूँगी। फिर मुझे इसमें तो मैंने सर को फ़ोन किया, सर अब मैं क्या करूँ, मैं दोनों तरफ से फंस गई हूँ, इधर माओवादी भी इधर भी, तो मैं करूँ क्या, कैसे भी मुझे बचा लीजिए। हिमांशु कुमार जी हाँ, को किया। हिमांशु सर ने बोला, हिमांशु सर ने यही बोले बेटा मैं छत्तीसगढ़ आ नहीं सकता, कैसे भी करके तुम वहाँ से निकल के दिल्ली पहुँचो। उसके बाद तब तक ये हिमांशु जी का जो आश्रम चल रहा था, मतलब वो भी वहाँ से निकल चुके थे। ये कब की बात होगी? ये 2009-10 11 की बात है। हाँ। और मतलब मैं आसान भाषा में कहूँ तो सोनी दी ऐसा हुआ कि पढ़ाई के लिए उस इलाके के बच्चों की पढ़ाई के लिए, चूंकि आप एक टीचर थे, आपने स्कूल बचाया, हॉस्टल बचाया, तो पुलिस नक्सली दोनों को ये शक होने लगा। पहले पुलिस को शक हुआ कि ये कैसे बच गया, इसका ये नक्सली है, तो वो आपको फंसाने के लिए ये की, और उधर इस झूठी खबर को नक्सली समझे कि ये हमारे नाम पे पैसा खाती है, तो आप दोनों तरफ से। और हिमांशु दा ने पिछली बातचीत में हमसे ये बताया कि सोनी सूरी तो हमारी स्टूडेंट जैसी थी, तो वो किस्सा अगर थोड़ा सा आप जोड़ दें तो वो हिमांशु दी का, क्योंकि इस समय जब हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो एक मौका भी ये बना हुआ है कि उनके ऊपर खुद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि भाई तुमने ये जो गोमपाड़ के लोगों को न्याय मांगा, तो ये तो तुमने अपराध किया है, 5 लाख रुपया दो, नहीं तो वो चूँकि लड़ाई लड़ने की सज़ा पा रहे हैं। तो वो कैसे आपसे जुड़े थे और कैसे, छोटा सा किस्सा अगर क्योंकि मैं डिमरापाल संस्था में पढ़ती थी, माता रुक्मणी सेवा संस्था मतलब डिमरापाल। अच्छा। तो उस जगह में सर पढ़ाते थे। अच्छा। और दीदी भी थी सर के यहाँ। हाँ। तो वहाँ पर हमको पढ़ाया करते थे, मैं रहते थे, तो इस तरह से मेरे गुरु हुए ना। जी। तो उसके बाद भले वहाँ से डिमरापाल से हट के अपना एक संस्था खोले, लेकिन हमारी परिचय हमारी जान हुई है, मतलब ये मेरे गुरु के रूप से मैं उनको अपना ये जानती हूँ कि वो मेरे गुरु हैं। और उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ बताई कि शिक्षा से कितनी ताकत मिलती है और क्या हो सकता है। और वो वहाँ से हट जाने के बाद भी, जैसे लिंगा कोड़पी है, उसको पुलिस पकड़ी थी ना मेरे भतीजा को, उसको पकड़ के ताने में रखी थी और हमको नहीं दिखा रहे थे। उस समय फिर मुझे पता चला कि हिमांशु सर यहाँ रहने लगे, मैं फिर से गई, सर हमारे भतीजा को पुलिस पकड़ ली, सो कैसा। तो हाई कोर्ट में सर ने लगा के उनको बाहर निकाल दिए। तो इस तरह मेरे एक रिश्ता पहले से ही था जी। अब अगर एक मतलब शिष्य अपने गुरु के पास ही जाके तो सलाह लेगी, इस तरह से मेरे होता। और जब मैं वहाँ से भागने के लिए भी मैं अपने गुरु से ही पूछी कि मैं अब क्या करूँगी, मैं कैसे बचूंगी, आप मुझे बचा लीजिए। अब बच्चे भी मेरे छोटे छोटे हैं, तब यही बोले दिल्ली आ जाओ बेटा, दिल्ली आने के बाद मैं हम कुछ कोशिश करते हैं तुमको कैसे बचाया जाए। फिर दिल्ली आने के लिए मुझे इतना ज़्यादा मेरे को मतलब वो चीज़ों को झेलना पड़ा। मैं कैसी स्थिति में मैं दिल्ली पहुंची, वो बहुत ही बड़ी बातें हैं। अच्छा। कि मैं उसको शॉर्टकट में यही बताऊंगी कि रात में मेरे को उस घर से निकलना पड़ा और उसके एक मतलब एक नदी भरा हुआ था, मेरे इतने पानी जा रहे थे, उस नदी को रात में 1-2 बजे रात को मुझे पार करवाए हैं। मेरे भाई भी थे और भी 1-2 साथी थे। और उस बस्तर के इलाके में, बस्तर में अच्छा। आज भी वो नदी है। अच्छा। वो नदी की तो पार करके मैं जाती आते रहता। अभी बांध बना, मतलब एक पुलिया बनी है, उसके नीचे वाली चीज़ें से मैं जब वो पानी भरता है ना तो मेरे को अपनी वो पल याद आते हैं कि मैंने इससे कैसे इस नदी को पार, वो नदी मेरे आंखों के सामने मैं हमेशा गुजरते रहती हूँ और मैं याद करती हूँ कि मेरे को इस नदी से कैसे रात में पूरा पार करवा दिए। मोटरसाइकिल को भी वो पार कराए कुछ, मतलब अच्छा। मेरे भाई और कुछ साथी ने मिलके। फिर उसके बाद फिर एक गांव में आती हूँ। उस गांव में आने के बाद फिर सर को बोल रही हूँ कि सर मैं बोला ना तुम वहाँ से निकलो, अब कैसे निकलोगे, कैसे करोगे, अब जैसे भी स्थिति बना के निकलो। फिर मैंने वहाँ से निकल के फिर दूसरे गांव में आके फिर मैं अपने कपड़े बदला।
अच्छा। फिर पूरी से अपने आदिवासी वेशभूषा के कपड़े पहने, फिर चूड़ियाँ पहने, सब पहन के, और उसके बाद मतलब इस तरह से एकदम नॉर्मल एक महिला गांव की वैसा एकदम वेश टिपिकल बना- आदिवासी हाँ, की तरह, हाँ, हाँ। हाँ, वैसा करके एक मोटरसाइकिल में बैठ के से साल ओढ़ के बैठ के फिर मैं वहाँ से निकल गई। और मैं देख रही हूँ हर जगह मेरी फोटो टंगी हुई थी। अच्छा। बड़े बड़े वो तो थोड़ा सा ऐसा चिपकाए थे पूरा, इधर रायपुर के इधर तो था ही बताते हैं, लेकिन जिस रूट से मैं जा रही थी वहाँ पर भी फोटो लगा। तो मैं ये देख रही हूँ कि जो मेरे को साथी जो चला रहे थे बोल रहे हैं कि देखना दीदी ये फोटो वोटो देख कर डरना नहीं, एक तो हिम्मत से रहना। उसने मुझे भाभी बना दिया, वो मेरा भाई लगता है रिश्ते में, लेकिन भाभी। फिर ऊपर पुलिस पकड़ी, बीच 2-3 नाका पड़े, तो बोले कि ये कौन है? मेरी भाभी है साहब। कहाँ ले जा रहे हो? क्यों? दिखाओ, इधर देखो। ऐसा उनको क्या बोलोगे साहब, वो तो बीमार है, तबीयत खराब है, मैं अभी हैदराबाद ले जा रहा हूँ। ऐसे ही करते निकाले। फिर उड़ीसा के रोड में मतलब विशाखापट्टनम, और मैं उड़ीसा होते हुए विशाखापट्टनम पहुंची। अच्छा, उल्टा आप गई हाँ, दूसरी हाँ, तरफ? हाँ। क्योंकि इधर से पूरी नाकाबंदी था ना, अच्छा। इधर बहुत है। फिर मैं विशाखापट्टनम गई। विशाखापट्टनम में भी जब ट्रेन कभी बैठी नहीं थी, मेरे को अकेला कभी गई नहीं। फिर ले दे कि मैं ट्रेन के टिकट, एक भाई वहाँ तक पहुँचाए, वो टिकट बना दिए। उसके बाद फिर ना जब पुलिस आती रही मेरे आसपास घूमते, तो मैं पेपर को बिछा के रेलवे स्टेशन में मतलब रुक के शाम का ट्रेन बैठी। तो दिन भर मैं वहीं पहुँची, तो नीचे पेपरों में बिछा के ऐसा प्लेटफॉर्म पर ही सो जाना और ये सब। फिर ऊपर सीट मिला था, उस सीट में फिर जैसे पुलिस मतलब वो कोई ऐसा देख लेने से मेरे भयभीत हो जाती थी, ऐसे करते मैं दिल्ली पहुंची। दिल्ली पहुंचने के बाद भी यहाँ पर हिमांशु सर लोग ने अब मेरे बचाव के लिए एक जगह से उस जगह, उस जगह से इस जगह मेरे को यहाँ पर भी रखने की कोशिश की है, लेकिन मैं दिल्ली में ही अरेस्ट हुई। दिल्ली में अरेस्ट होने के बाद आज भी मुझे इस बात का बड़ा तकलीफ होता है। सकेत कोर्ट में मुझे लाया गया अरेस्ट होने के बाद। हालांकि मेरे को छत्तीसगढ़ पुलिस को देने वाले थे, लेकिन मैं जिस पुलिस ने पकड़े, मैं उनको पहले से निवेदन रिक्वेस्ट की, मुझे जो भी है मेरे कोर्ट पेश करके मेरे को आप लोग जो कार्रवाई करना है कर लीजिए, लेकिन छत्तीसगढ़ की पुलिस को मत दीजिए। तो मैं उनको बताई कि सलवा जोड़ो में कैसे किए, छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, ये बातें मैं उनको रो रो के कहने लगी। कोर्ट में कि पुलिस? नहीं, पुलिस थाने में, पुलिस थाने को बताया मैं, दिल्ली वाले। तो उन्होंने फिर ना ये सुन के तुरंत मुझे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में पेश करने के बाद फिर तिहाड़ जेल में डाल दिए। तिहाड़ जेल में डाले, उसके बाद फिर से मेरे को दूसरे दिन लेके आए गौतम नावलखा जी वगैरह थे, वो मेरा जमानत लेने वाले थे। तो वहाँ पर फिर नहीं हुआ, जमानत नहीं मिली। छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुँच गई, और उसके छत्तीसगढ़ की पुलिस पहुँच के ये बोलने लगी कि इसे पति देखो नक्सलवाद है। वो ऑलरेडी जेल में थे, उनको डाल दिए थे जेल में पहले से ही मेरे पति को। इधर लिंगा को भी जेल में डालने का वो कर रहे हो? मेरे पति को पहले ही डाल दिए थे 9-10 में, उसको डाल दिए रहे। तो ये बोल के बोले इसके ऊपर इतने केस, और भी 3 केस लेके आए। और उसके बाद मेरे को छत्तीसगढ़ को ले जाने के लिए पुलिस आई। तब सकेत कोर्ट के जज के सामने मैं बहुत गिड़गिड़ाई, मैं घुटने के मतलब टेक के मैं रोने लगी। मेरे को नहीं भेजो, छत्तीसगढ़ नहीं जाना, मुझे इसी जेल में रखना है, रख लीजिए, जो भी मेरे को यहाँ से ही मैं अपने कोर्ट की लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन मेरे को नहीं भेजो। फिर भी जज ने मेरे से कहा कि आप इतना डर क्यों रहे हो, आप मेरे अंडर में होके जा रहे हो, मेरी संज्ञान में को मेरे जान वो करके लेके जा रहे हो, आपके साथ कुछ नहीं होगा। फिर पुलिस वाले, छत्तीसगढ़ की पुलिस कहती है कि दीदी आप क्यों डर रहे हो, आपको एक करोच भी नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, मैं तो आपके भाई जैसा, उसको मैं जानती थी, भाई जैसा हूँ, संग्राम था उसका नाम, भाई जैसा हूँ, तो आप ऐसा मत डरो, आप मेरी दीदी हो ना, मैं इतनी सुरक्षित के साथ लेके जाएं। और ऐसे करके फिर जज भी बोलने लगे, एक नायलाई जब इतनी बड़ी बातें मैं बोल रहा हूँ, क्यों विश्वास नहीं कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये करोच भी नहीं आएंगे, ऐसा कुछ नहीं, मैं अपनी ही नज़र में तुम वो करके भेज रहा हूँ। तो मेरे को लगा अब नायलाई के ऊपर भरोसा करना चाहिए, ठीक है, जब इतनी सुरक्षा के साथ भेजा जा रहा है। और पहली बार मेरे को हेलीकॉप्टर में ले गए। अच्छा। तो मैं कभी सोची नहीं कि मेरे को हेलीकॉप्टर में लोग लेके जाएंगे। आते समय पहली बार ट्रेन में बैठी थी और जाते समय हाँ, और हेलीकॉप्टर। पुलिस ऐसा कर दी जैसे कि जाने मन बहुत बड़ी माओवाइस्ट को हम पकड़ के ला रहे हैं, ऐसे उस टाइप का। ये मेरे को हेलीकॉप्टर में बैठा के ले गए और रायपुर एयरपोर्ट में निकला। इतनी मीडिया, इतनी हो, मैं बोल रही हूँ वो क्या रहा है, और मीडिया पूछ रही है कि आप कुछ कहना चाहते हो। मैं कभी मीडिया के सामने बात ही नहीं करना चाहती, किया ही नहीं है। मीडिया क्या होता है ये भी मेरे को नहीं पता था। तो मैं मीडिया के सामने वो माइक को लगा रहे, तो मैं डर रही हूँ, मेरे पूरे धड़कने ऐसे हो रहे थे कि मैं क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बस मैं समय आने पर जो बातें कहना कह लूँगी बोल के मैं निकले। फिर पुलिस ऐसे
गाड़ियाँ 4-5 गाड़ियाँ वहाँ पर लाइन लगी हुई थी, मेरे को ऐसा बैठा है दरवाज़ा खोल के। तो मैं बोली ये हो क्या रहा है, मतलब मेरे कुछ ऐसे करके पूरी आयरन बजाते सायरन बजाते ला रहे हैं, और मैं फ़ोन में बोल रहे हैं कितनी माओवादी, पूरी मीडिया पीछे आगे दौड़ रही है। फिर ऐसे करते दंतेवाड़ा तक लेके सुबह पहुँचाए। सुबह पहुँचाने के बाद फिर मैं वहाँ पर ब्रश व्रश की, नहाना धोना करी, फिर कोर्ट फेस की 11 बजे करी। कोर्ट पे मेरे परिवार को नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। उसके बाद वही वाशनीकर मैडम थी, उनको बोले कि 2-3 दिन का रिमांड में चाहिए इनका पूछताछ के लिए, तो 2 ही दिन का रिमांड दी। वाशनीकर मैडम नहीं दी। फिर मेडिकल में चेकअप भी हुआ, सब करके फिर मेरे को फिर उसी थाना में ले गए। थाना में ले जाने के बाद फिर पूछताछ किए। फिर दूसरे दिन जो अंकित गर्ग एसपी, वो रविवार का दिन था, और इतना पी के रात में मैं सोई थी 10-11 बजे के आसपास रात के समय। उस समय मेरे को वो लेके मतलब लड़कियां उठाने लगी, मतलब वहाँ ड्यूटी वाली, उठो उठो एसपी साहब आए हैं। तो क्यों इतना रात में, बोला हाँ आए हैं चलो। फिर एक रूम में ले गए मेरे को। रूम में ले जाने के बाद फिर वो महिला पुलिस मेरे साथ बैठे थे। उसके बाद मुझे गुर के देखा तो बोलने लगा बटाओ मदरचोद, ऐसी गालियाँ एकदम गंदी गाली के साथ मुझे वो किया। और उसके बाद बोले कि दोनों महिला पुलिस को बोले या जो कुछ भी होगा किसी को कुछ बताना नहीं, बताओगे तुम्हारे साथ क्या होगा, समझ रहे हो ना। जी ऐसे कर रहे थे। और यह कुछ भी होता है किसी को कुछ नहीं बताना है, और यहाँ की कुछ नहीं जानते हो, मतलब उनको वहाँ से हटा दिया। फिर पूरा पुरुष वर्ग मतलब ड्यूटी में उनको लेके आए। लाने के बाद तो फिर क्या है, वो सामने में टेबल था, उधर से अपना बड़े बड़े सिगरेट फूक के बातें कर रहे थे, मेरे ऊपर सिगरेट फूक के मेरे ऊपर धुआं पूरा छोड़ रहे थे, और बहुत गंदी गंदी गालियाँ वो देने लगे कि अब बताओ। अब और ये सब थाने में हो रहा था? थाने में हो रहा था रात में। फिर अब आप बताएगी, है हर चीज़ बताएगी। उसके बाद फिर बोला अब बताओ, तुमको तो ऐसी पे छोड़ दूँगा और आराम से यहाँ से निकल जाओगे, लेकिन मुझे बताओ हिमांशु शहरी नेटवर्क का नक्सली है, अरुंधति राय, नंदिनी सुंदर, मेघा पाटकर, कॉलिन गुंजालेस, प्रशांत भूषण, तो ये कविता श्रीवास्तव, ये सारे मतलब जो हैं शहरी नक्सलवाद हैं। और आप इसमें लिख के दो कि ये लोग शहरी नक्सलवाद है, और ये हमको खबर देते हैं, हम नक्सल तक पहुंचाते हैं, पूरा काम हम इनके सपोर्ट में करते हैं। ये आपको लिखनी होगी। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ऐसा ही हम लोग काम लिंगा कुड़ोपियर में करते थे। तो मैं बोले ये सब चीज़ें तो कभी हुआ ही नहीं, मैं जानती ही नहीं हूँ, तो मैं क्यों लिखूँ। लिखेगी या फिर नहीं, फिर या जेल जाएगी या मार दूँगा, यही बोलते थे। मैं बोली मैं कुछ नहीं लिखूँगी। तो उसके बाद पन्ने में, कोरा पन्ना में दस्तखत कराने की कोशिश की, तो मैं कोरे पन्ने में भी दस्तखत नहीं करी। तो उसके बाद फिर वही बोले कि नहीं ये ऐसी नहीं सुधरेगी, बोल के फिर गंदी गंदी गालियाँ देने लगे। और उसके बाद और बुला लिए। बुलाने के बाद फिर मुझे वहाँ से उठाने के बाद बोले इसके कपड़े उतारो। तो मैं वो चिल्ला मतलब वो गिड़गिड़ाने लगी, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो, इस तरह से कर। फिर मेरे को मारे, मतलब लात से मारे। फिर मैं गिर भी गई। फिर मेरे को उठाए ये लोग, उठा के फिर कड़क, मतलब वो जो रात जो थी इतना भयानक हुआ उस रात के दौरान, जिसमें मैं क्या आज भी मेरे दिमाग के मेमोरी में वो सारी चीज़ें बैठा हुआ है कि मेरे साथ क्या 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 हुआ है उस उधर। तो ये सी करते रहे। उसके बाद बोले नहीं अब इसको सीधा कपड़े उतारो। तो मैं नहीं उतारे, तो तब पलक में वो करंट लगा के मेरे कपड़े में उसकी टच करना, उधर बटन चालू, तो पूरी चिंगारी की तरह झटका मारता था। फिर मैं चुप मतलब ये हो जाती थी। ऐसे कर करके फिर मेरे सारे कपड़े को उतरवा दिए। उतारने के बाद फिर उतर गए, फिर खड़े करे दीवार में एकदम पूरे, एक भी मेरे तन में कपड़े नहीं थे। और उतारने के बाद मुझसे फिर अंकित गर्ग जो एसपी, वो मुझसे ये कहता है कि स्थानों को देख के मेरे शरीर के, ये औरत कैसे मादरचोद, ऐसे सीधा बोलते थे, कैसे मादरचोद, कैसे रंडी, ये बताओ, तेरे में तो तेरा शरीर ऐसा दिखता भी नहीं है, तो तू ये बता तू अपने घर में नक्सलवाद को कैसे सेक्स पूर्ति करती है, तेरे से उतना सेक्स से पूर्ति हो जाता है उनका, इतना संतुष्ट कर पाती, शरीर तो नहीं दिखे। बहुत ऐसी गालियाँ में। और उसके बाद बंदूक के नोक से मेरे मतलब चेस्टों को ऊपर उठाना, नीचा करना, ये सब वो करवाने, वो बंदूक के उससे बट से। तो इसका उठा के देखो क्या पुते झूल गई है, ढीला हो गया, ये मतलब कितना गंदे गंदे बात। ये कहाँ से, इसका शरीर तो उस लायक भी नहीं है। और बस अब क्या बता रही है तो कि क्योंकि एक बार ना तिरंगा झंडा माओवास्ट के साथ मेरे हॉस्टल में उधर पूरा काला झंडा फहराया जाता था।
तो मेरी यहाँ 15 अगस्त के 15 अगस्त के दिन हाँ। तो तिरंगा झंडा मैं मतलब फहराने की मेरी और माओइस्ट के बीच में हुई। तो वो माओवादी आए और बोले कि तिरंगा झंडा नहीं पहरेगा, काला झंडा पहरेगा। तो उसके लिए मेरी एक लड़ाई हुई थी। तो वो वाली बातों को अंकित करके सी बोलती बड़ा बताती है कि मैं काला झंडा की जगह तिरंगा झंडा बता, इतनी बड़ी वो है तुम, तेरी औकात है तिरंगा झंडा फहराने की। और बड़ा बड़ा बातें करती है, अपनी हिमांशु गुरुजी को बताती कि ऐसा करती है। तो उस समय क्या हुआ था, तिरंगा को उतारने के लिए माओइस्ट आए और बोले इस काले झंडे को आप होता। तो हम बोले नहीं, हम तिरंगा ही फहराएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम काला झंडा मैं नहीं फहराने दूँगी। ये आपके स्कूल की बात है हाँ, पुरानी। हाँ मैं नहीं फहराऊंगी। और ये उसको पता थी अंकित गर्ग को, क्योंकि मतलब कुछ सर ने लिखे थे कि अच्छा। उस जगह पे उसने तिरंगा फहराया, मतलब काले झंडे को नहीं मतलब जिसे फहराने माओवादी कहा जा रहा है वो तो माओवादियों के खिलाफ दिया। हाँ, तिरंगा फहरा रही है। हाँ अच्छा। तो ये लिखे थे, तो उस बात को भी बोले। तो जब वो भी फहराने नहीं दे रहे थे तो तब मैंने एक ही बात पूछी कि तो आप किसके मतलब आप किनको मानते हो। तो उन्होंने बताया था, उसमें भी मेरे एक शिक्षा के विचारों से ही बात हुई। हॉस्टल बचाने के लिए भी मैं अपनी शिक्षा के विचारों पे बात की। और उस समय भी यही बोले कि आप ये बताइए आप इस भारत देश के हो ना। तो बोले हाँ, आप सबसे ज़्यादा किनको मानते हैं। तो भगत सिंह को, ऐसे आप चंद्रशेखर माओवादियों से- आज़ाद को, मतलब भगत सिंह को, इनको हम मानते हैं। ये माओवादी का बोलने का। तो मैं बोली भगत सिंह भी तो इसी तिरंगे के लिए शहीद हुए हैं, इसी राष्ट्रीय तिरंगा झंडा के लिए इतनी कुर्बानी, ऐसे ऐसे लोग कुर्बान दिए, फिर उस झंडा का अपमान कैसे कर सकते हैं। ये नहीं होने दूंगी, चाहे झंडा का कुछ भी हो जाए, हम इसी को पहराएं। तो तब फिर वो पहर गई। बाकी सारे स्कूलों में काला झंडा पहरा। उस बात को भी उसने मुझसे गाली दिया कि तुम अपनी बड़ी बड़ी बातें करती, ये तुम्हारी औकात है, ऐसा कर सकते हो, इतना झूठा बातें करते हो, ये सब। क्योंकि उसको मतलब मीडिया वाले ने भी कैप्चर किए थे, वो भी छापे थे उस समय कि जब इलियासरा में तिरंगा झंडा फहराया गया और बाकी में काले झंडे का फहराना। तो ऐसे करके फिर वो तो उसके यही गाली देना, ये सब करना, फिर मेरे साथ इतने निवस्त्र करके जो हरकतें किया। उसके बाद फिर बाहर गए, फिर पुलिस जो वहाँ ड्यूटी में तो उनको बुला के ले गए, फिर अंदर भेजे। मतलब इतना क्रूरता के साथ उनका हरकतें था। और उसके बाद बोले कि अब इसके साथ वही करो जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं क्या बोला हूँ वो करना चाहिए तुम लोग को, आदेश दिया। बाहर से मैं इतना थोड़ा थोड़ा सुनी कि आप जाओ और उसको न उस लायक मत छोड़ो कि ये औरत जेल जाने के बाद उसके दीवारें सर में तो मतलब वो उस दीवार से सर को तोड़े और मर जाना चाहिए। ये सारा शर्म सर करो इस औरत। तो ये आए 4 जन, मतलब कोई पैर को पकड़े, फिर मेरे को करे, फिर मेरे कितने गंदे तरीके से उसमें वो भी मतलब एक कहना चाहिए रेप के ही उस घर में आ गए। फिर मैं उनको बहुत गिड़गिड़ाने लगी, बोलने लगी मेरे साथ ऐसा मत करो, आपकी उम्र के मेरे भाई हैं, ये सब है, मैं भी तो एक आदिवासी हूँ, आप लोग भी आदिवासी ही हो ऐसा लगता है। ऐसा वो थे नहीं थे, मैं उतना नहीं केयर कर पाई, मतलब ऐसे मैं अपना वो बोलने लगी। तो वो तो उनके सामने मैं कितनी भी वो करूँ, रो कुछ तो नहीं। फिर वो मेरे ऊपर ही मतलब टच करने लगे। तो मुझे बहुत वो लगा कि ये क्यों मेरे साथ इतना करे, मेरे 3 बच्चे हैं ऐसा। तो मेरे से वो नहीं हो पा रहा था, मैं क्या क्या उनको बातों को कहने लगी। उसके बाद फिर ना वो तो उठ तो गए मेरे शरीर से, लेकिन उसके बाद फिर जो पत्थरे जो लाए वो तो उस समय नहीं पता चला कि पत्थर ला क्या ला। फिर ये पैरों को फैला के रखे, फिर मेरे हाथों को रखे, फिर कोई डालना चालू किया। तो मेरे को ऐसा लगा कि कोई चीज़ ऐसे कुछ मेरे उस अंग में डाल के टेच रहे हैं, मतलब वो कोई डंडा से घुसा रहे थे कि हाथ से, मेरे को समझ में नहीं आया। पर जलन बहुत देने लगा, बहुत तकलीफ होने लगा। तो मैं चीखती रही एकदम, मतलब चिल्लाती रही मत करो मत कर। फिर चिल्लाते चिल्लाते दर्द को सह नहीं पाई, फिर बेहोश हो गई। उस दौरान फिर बाद में मेरे साथ क्या क्या हुआ और कैसे उस जगह पे बरते गए तो मैं बेहोश हो गई। फिर मेरे कुछ जगह से, मेरे तो पूरी निवस्त्र थी, मेरे पास कोई कपड़े भी नहीं थे उस समय। और बाद में वो जब रात सुबह हुआ तो मैं उस जगह में नहीं थी, मैं दूसरे जहाँ पर मैं सोई तो वो जगह को तो देख के मैं जब उठ रही हूँ तो मेरे को एकदम अजीब से लगने लगा, एकदम कमजोरी, और जब मैं उठ नहीं पा रही थी। फिर एक चाय मांगा कि मेरे को एक चाय दे, एक चाय मिल सकती है क्या करके। फिर एक महिला ने चाय ला के दी। उसके बाद फिर बोले जल्दी तैयार हो, कोर्ट ले जाना है, आज कोर्ट फेस करना है, ऐसा बोला। उसके बाद धीरे से मैं बाथरूम में गई, तब मेरे शरीर से पत्थरे गिरे। मतलब जब पत्थर को मैं देख रही हूँ तो ये तो मेरे शरीर से गिरे। उसके बाद फिर बाथरूम में जाके मैं खुद अपने हाथों से भी उस जगह को टच करने की कोशिश, तो बहुत दर्द, और फिर कुछ पत्थरे वहीं निकल गए और कुछ अंदर रह गए। फिर वो मेरे से नहीं, फिर इतनी दर्द हुआ, फिर मेरे एकदम चक्कर टाइप का वहीं आया, मैं गिर गई। फिर मेरे को अस्पताल ले गए,
पुलिस वाले। फिर उस जगह पे कोई मीडिया ने थोड़ा सा टच मतलब उसको देख लिया और फ़ोटो खींचा, जो भी किया। उस समय का वीडियो तो शायद है कहीं कहीं, मैं देखते रहती हूँ कि मैं कितना चिल्लाती रही। फिर वहाँ से मेरे परिवार को नहीं बताया कुछ नहीं, फिर बाद में मेरे परिवार को पता चला। फिर इस हालत में मेरे को अस्पताल इलाज करके कोर्ट ले गए। कोर्ट में 20 सीट में मेरे को सुला के रखे, कोर्ट में बिना पेश किए मेरे को जेल भेजे हैं और एक जाड़ के नीचे में रखा गया। कोर्ट में पेशी भी नहीं हुआ। तो कोर्ट में बिना मतलब मेरे को ये कंडीशन में लेके आए और उसके बाद कोर्ट में लाए एक कागज़, बोले यार दस्तखत कर। मैं बोली मैं नहीं करूँगी दस्तखत, मेरे को नहीं करना है दस्तखत। तो फिर मेरे को क्या बोले, अगर यहाँ दस्तखत नहीं करोगे ना तो फिर से हम लोग अपनी कस्टडी में ले रहे हैं। तब मेरे को लगा कि अगर मैं इनकी कस्टडी में चले गई तो और मेरा हालत बुरा करने वाले हैं ये लोग, या क्या करेंगे मेरे को नहीं पता। ये सच्चा है कि मैं दस्तखत करूँगी तो जेल ले जाएंगे। तो मैंने दस्तखत कर दिया। दस्तखत करने के बाद ना उसके बाद मेरे को क्या कर, मैं सोचा भी दस्तखत करेंगे तब तो कोर्ट पेश करेंगे बोले। फिर मैं दस्तखत कर दी। दस्तखत करने के बाद मेरे कोर्ट में पेश ही नहीं किया गया, उल्टा फिर वापस मेरे को थाना तरफ लेके आए। तब मेरे भाई लोग देख लिया, वो बोला मेरी दीदी को फिर थाना क्यों ले गए। फिर वहाँ कविता श्रीवास्तव के तरफ से कोई एक टीम आई थी, वो मेरे को बोले कविता श्रीवास्तव के घर में तुम थी, बताओ तुम थी ना घर। मैं नहीं थी, मेरे वहाँ गई नहीं हूँ, मैं राजस्थान उधर गई नहीं, मैं क्यों जाऊँगी, मेरे को वहाँ क्यों लेना देना। ये झूठ बात है। नहीं, कविता श्रीवास्तव बोली है कि मेरे घर आई थी, मैं उसको रखी थी, वो तो हमारी दोस्त है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा काम कर। मैं वो कुछ नहीं जानती हूँ, कि मेरे को नहीं पता। मैं कविता श्रीवास्तव को मैं इसी नाम से जानती हूँ, पर मैं नहीं मिली। ये बोल के फिर मैं वापस मतलब ये बोले, फिर मेरे भाई चिल्लाने लगे। तब फिर मेरे को जेल के लिए फिर वहाँ से निकाले दंतेवाड़ा से। फिर जेल में लाए तो जेल का वो अधीक्षक इतने अच्छे थे जो आज मैं सोचती हूँ। तो मैं तो पूरी बेवसाली टाइप की थी, मेरे उठ नहीं सकती थी मेरे को, क्योंकि इतने मारे थे ना कि मेरे रीढ़ के हड्डी में भी दर्द था, तो नहीं हो कर पाते। तो उसने देखा कि इस कंडीशन में मैं इसको जेल का धकेला नहीं दे सकता, आप लोग क्या करके लाए क्या नहीं करके लाए, मैं जेल में धकेला दूंगा और कल को कुछ होगा तो पूरी बात मेरे ऊपर आई, ऐसा बताते हैं वो। ऐसा बोल के वहाँ से वापस कर दिया। तो वो लोग जगदलपुर के जेल में रखे, उसके जगदलपुर जेल में रखने के अस्पताल में रखे, वहाँ के डॉक्टर भी रिफर कर दिए, बोले यहाँ इलाज नहीं हो सकता इसके। वो लोग देख के जान जा रहे थे कि कितनी खराब स्थिति है। पूरी घायल अवस्था में थी ना, उठ नहीं सक रही थी, पूरा रीढ़ की हड्डी में मेरा मतलब उसमें लगा हुआ था, सूजन हुआ था, मेरे सिर में सूजन हुआ था। तो वो बोले डॉक्टर फिर रिफ़र कर दिए, कहाँ, रायपुर में। रायपुर में रिफ़र करने के बाद फिर रायपुर के अस्पताल में रखा गया, मेकाहारा में। उसके बाद बोलते ये बहुत झूठ बोलती है, नक्सलवाद है, ये मादर वाली गाली वहाँ भी दिए। फिर ग्लूकोज चढ़ रहा था तो ग्लूकोज हटा के फेंक दिए पुलिस वाले ने, और उसके नहीं चलने के कंडीशन में भी मुझे चलाते, पीछे से लाते मारते, मतलब मेरे को धक्का मारते, पूरे जेल तक लाए पैदल, कम से कम कुछ नहीं तो आधा किलोमीटर से ज़्यादा लाए। ये वही पुलिस वाले थे जो थाने में रात में थे या ये अलग अलग पुलिस थी? और सारे लोगों का व्यवहार एक जैसा ही था। फिर उसके बाद लेके आने में जैसे जेल के गेट में मैं पहुंची तो मेरे को ना एकदम मतलब लात मारे, मैं गेट उस पर गिरी। तो उसके बाद मैं जैसे ही गेट में उस पर गिरी तो मैं उठ नहीं सक रही थी। तो मेरे को क्या बोलते हैं कि चल उठ, वर्षा डोंगरे अरे मैडम थी, तो वो उठ बोले। मैं बोली नहीं उठ पाऊँगी, मेरा बहुत हालत कर। झूठ बोलती है तुम, ये सब बड़ी बड़ी कारनामा करते तब वो नहीं होता है, माओवादी माओवास्ट है ना तुम, ऐसे करके उसने भी मेरे को चाहा। फिर वो बाद में मेरे को जेल के अंदर कर दिया, रायपुर जेल में। फिर वो आ गए। उसके कुछ समय के बाद मेरे को जब कोर्ट में पेश किए तो वही वाशनीकर मैडम थी, और कैसे हो, क्या है हाल चाल, कैसी जज वही थी। जज। तो मैं जज को एक ही बात बोला, मैडम अगर उस दिन पूछे होते और मेरे को अपना कोर्ट में या बुलाए होते, मैं सब बातें बताती। आप क्या मेरे को इंसाफ दिलाओगे, करोगे? न्याय देने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं है, जो करना तो कर दिए। आपने एक बार पूछ लेते कि आपके साथ क्या हुआ, आप अच्छे हो कि नहीं। आपके रिमांड लेने से पहले मैं आपके सामने खड़ी थी, और उसके बाद आपने मुझे देखे बिना मेरे को जेल भेज दिए। ये ऐसा आपने क्यों किया? आपके पास न्याय देने के लिए भी कुछ नहीं है, मैं आप क्या न्याय दोगे? मेरा उससे हुआ। फिर उसके बाद जब मेरा उसके कोर्ट में केस चलता था तो वो मेरे को कभी ऐसे सर उठा के नहीं देख पाती थी, क्योंकि इतनी शर्मिंदगी टाइप के अपने आप को करती थी वाशनीकर मैडम। तो ये ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद फिर रायपुर जेल में रही कुछ समय तक। उसके बाद जगदलपुर जेल में, फिर रायपुर जेल में भी वही कि ये माओवादी है, माओवादी करके मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित करते थे। तो बाहर में तो शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया, तो जेल के अंदर मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित किया गया। कभी कपड़े जला देना, मतलब कीड़े का खाना देना, और मतलब सामान्य ना देना, कई तरह की चीज़ें हुई।
फिर मैं जेल में जो बोलते हैं ना आज की मेरे अंदर की लड़ने की ताकत कैसे आई, फिर यहाँ से फिर मेरे को जगदलपुर जेल में वहाँ भी गए, वहाँ भी रखते थे, यहाँ भी रखते थे कभी। रायपुर और जगदलपुर और तिहाड़ और कलकत्ता में भी रखे, 4 जेलों में लोग घुमाए। तो उस दौरान क्या हुआ, मैं बहुत रोते रहती थी। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे साथ जो हुआ ये चीज़ किसी के साथ नहीं हुआ होगा, ऐसे कैसे किसी के साथ होता होगा। तो तब मैं सोती थी तो रोती थी, मैं खाना नहीं खाती थी, कुछ नहीं करती। महिला बहन बहुत थे, उनमें से 2 महिलाएं मेरे को सीधा उठा के लेके गए, लेके जाके मेरे को बोले दीदी आज उठो। तो मैं उठ के ले गई, बाथरूम में ले गए। बाथरूम में ले जाने के बाद वो ऐसे दिखने में इतनी अच्छी अट्टी कट्टी खूबसूरत, मतलब महिलाएं बहुत अच्छी थी, लेकिन बाथरूम ले जाके अपने कपड़े खोले। कपड़े खोलने से उनका स्तनों को जब वो बोले कि आप क्या सोचते हो दीदी, आपके साथ जो हुआ हमारे साथ नहीं हुआ, यहाँ कौन सही है जिनको जेल में जिसको भी लाया गया ना, किसी के साथ बलात्कार हुआ तो किसी के साथ कुछ किया। तो उन्होंने अपने ब्लाउज को खोला तो एक मतलब महिला बहन का जो निप्पल कटा हुआ था, और एक का ना पूरा एक तरफ से करंट शॉट दे के पूरी वो धार कर दिए थे, ऐसे ऐसे कर दिए थे, और एक तरफ से ना कटा हुआ था। एक महिला का ना पूरा काट दिए थे, बहुत भद्दा दिखता था उसका चेस्ट का शरीर। तो एक का तो ऐसे झूल रहा था, ऐसे निप्पल जो होता है ना ऐसे। तो बोलती है कि यहाँ पर दांतों से काटा गया है मेरा, और इसको मैं काट के फेंकने का मन करता है ऐसा। और बार बार मेरे को गुस्सा और मेरे को वो शर्मिंदगी को एहसास दिलाता है। पर मैं देखो ये शरीर लेकर हम जी रहे हैं, लेकिन हम क्या करें, आप तो पढ़े लिखे हो ना, आप पढ़े लिखे हो तो आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, आप हिंदी बोलते हो, हमारा कौन सुनेगा, आपका कोई सुनेगा। आप बोलो ना दीदी, आप कुछ करो ना दीदी। वो लड़कियां महिला बहन लोग ने इस बातों को मेरे को एक मतलब वो दिया। तो उस दिन से मैं रात को बैरक में आके मैं सोचती रही, और मैं सोने से भी मतलब पूरी रात सोचा कि बाप रे, उनके साथ इतना कुछ होने के बाद कपड़े पहन के अपने आप को ये बता रहे हैं कि हम लोग ठीक ठाक हैं। तो उन लोगों ने कहने लगे कि हम तो यहाँ से जाने के बाद भी अगर छूट भी जाएंगे तो हम अपने समाज और परिवार में नहीं जाएंगे, हम माओवादी के पास चले जाए। क्यों जाओगे आप लोग माओवादी के पास, नहीं जाना माओवादी के पास। तो उन्होंने कहने लगा ये सब शरीर को लेके हम किसके पास जाएं, कौन से में हमको शादी करके हमको अपना भी लेगा, तो अंत में एक दिन हमारी ज़िंदगी क्या होगा, किस समाज में इस शरीर को लेके जिएंगे, नहीं जी सकता माओवादी के लिए। तो वो जब हुआ उसके बाद मेरे अंदर में मेरे आत्मा से मेरे की एक आवाज़ आई कि मुझे लड़ना चाहिए, मेरे साथ इतना कुछ हुआ, ये सारी चीज़ें हो रहा है, ये कब तक ऐसे हो रहा है। फिर ये 13-14 साल की मतलब बच्ची थी, वो जंगल में लकड़ी लेने गई थी, तो वहाँ पुरुषों ने पकड़ा और उसके साथ बलात्कार किया, उसके पेट में बच्चा पनपने लगा। तो उसको ये नहीं पता था मेरे अंदर में बच्चा, वो बोलती थी मेरे पेट में कुछ गोला घूम रहा। हम भी सोचे गोला ही घूम रहा है। उसके बाद जब उसको टेस्ट कराने ले गए तो उसका पेट में बच्चा था। तो वो उसके बाद हम लोग बताने लगे कि तेरे पेट में बच्चा है। तो इतनी रोती थी और इतना दुख होता था हम लोगों का कि वो देखो ये पेट में बच्चा क्या होता है, बच्चा कैसा होता है, वो खुद उसको समझ में नहीं आया। फिर जैसे जैसे पेट उभरा तो वो बच्चा को डिलीवरी करते हुए एक टॉयलेट की उस जगह पे वो फेंकने की कोशिश की। वो महिलाओं ने देख लिया तो उसको तो बाहर निकाल के 2-3 थप्पड़े मारे, फिर वो नर्स बुलाए और अस्पताल ले गए। फिर बच्चे आया तो बेटा जन्म हुआ। तो वो बाद में वो अपने स्तनों से दूध नहीं देती थी, वो मतलब अब उसका उम्र भी ज़्यादा नहीं था। उसको हम सब लोग ने मिल के हाथों को पैरों को पकड़ के उसके स्तनों से हम लोग साफ़ करके दूध निकालते थे। इतना रोती थी। मतलब ये सारा चीज़ें जो है ना मेरे को जेल के अंदर में बहुत सारी चीज़ें मिली। मतलब मैं उतने 2.5 साल की मैं जेल काटी हूँ, उसमें ऐसा एक दिन या एक रात ऐसा नहीं हुआ जो कि मैं मतलब महिला बहनों को दर्दों को ना सुना। मेरे ना 2.5 साल भी कम पड़ गए हैं कि उनके दर्दों को सुनने के लिए बच गया। पर हर दिन उठती थी और उनसे एक एक महिला बहन का तो ये सारी बातों को जानने के लिए मुझे 2 दिन 3 दिन लगता था। कितनी मतलब कैसे बेरहम, और महिलाओं का अलग अलग, क्योंकि एक महिला का तो डिलीवरी हुआ तो उसको जंजीरों में जकड़ के रखे थे, और उसको जब दूध पिलाने का होता था ना तो वो बच्चे को इस साइड नहीं कर पाती, तो जंजीर को पूरा ऐसे बांध के रखते थे। तो वो इस साइड बच्चे को लाने के लिए वो बोलती थी कि मेरे को इस साइड बच्चा चाहिए, तब जंजीर खोलते थे। तो एक हाथ से बच्चा को रखती थी, फिर थन को पिलाते, फिर उसको ऐसा लगा ऐसे ऐसे हालात हैं। फिर उसके बाद सोनी का वहीं से ये लगा कि अब हमको लड़ना चाहिए। फिर मैंने मेरी लड़ाई मैं जेल के अंदर से ही शुरू कर दिया कि मुझे कैसे है। फिर उनके बीच में मैं इरोम शर्मिला को याद किया कि वो कितने लंबे समय से। अच्छा, इरोम के बारे में आपको पता था मतलब?
अच्छा। पता था हीरोइन शर्मिला क्या कर रही है, कितने लंबे समय से वो भूख हड़तालों में बैठी है, वो नहीं इतनी सालों से वो नहीं खा रही है, भूख हड़ताल कर रहे, तो हम क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं लड़ सकते, ये सारी चीज़ें फिर हमके जेल के अंदर में चर्चा होने लगा। फिर जैसे ये सीमेंट मतलब ये चूना को पोतवाते थे, उन लोग इतना काम कराते थे हमारी महिला बहनों, तो ब्लाउज पहने रहते थे ना, वो पूरा आके यहाँ रुक जाता था, वो ये बड़े बड़े एकदम जले जैसे जल जाते हैं ना, वैसे व्यक्ति का शरीर कैसा दिखता वैसे पूरे जल जाते थे, हाथों से पोतवाते थे। फिर टाइल चूना गिरता था। हाँ, तो ऐसा करते तो इधर से गिर जाता था, वो उससे पोड़ा पुंछी मतलब उनके शरीर में हो जाते थे। जेल में ये सब हाँ, और जब ना मतलब टॉयलेट में भर जाता था तो महिलाओं से निकलवाने बोलते थे, तो मैं महिलाओं से निकलवाने बोलते थे, उसको पूरे साफ़ करवाते थे, टंकी को साफ़ करवाते थे। तब ना फिर ना मैं बोलती थी ये कैसे खाना, दीदी आप आज बोल रहे हो कैसे खाएंगे, हम तो खा ही रहे हैं, ये सब करके भी खाते हैं। अगर यहाँ पर ना पेट भरने के लिए नहीं खाना, जिंदा रहने के लिए खाना, कीड़ा भी दिखा देंगे तो भी खाना है, वैसे गंदगी को भी साफ़ करके खाना। हम तो इतने साल से यही सब ज़िंदगी मतलब जूझ रहे हैं, ऐसा ही खा रहे हैं, मत ऐसा सोचो करके। फिर बोलते थे, मैं बोले यही सब गंदगी को इतना साफ़ करके कैसे खा सकते हैं, मैं सब अरे मैं ऐसा एक चीज़ नहीं, बहुत सारी चीज़ों को मेरे को देखने मिला। फिर वहाँ से फिर मेरी भूख हड़ताल चालू हुई। जेल में आपने भूख हड़ताल भी किया? 2 महीना भूख हड़ताल किया। तो उस समय ये नहीं राजा वगैरह आए, 2 महीने के बाद रायपुर जेल में भूख हड़ताल की, नहीं खाती थी। फिर उससे मेरी डिमांड थी कि हमारे पेट भर के खाना चाहिए और हमको जो मीनू के हिसाब से सब्जी दाल चाहिए, क्योंकि मीनू लिखा रहता था। मैं एक अधीक्षक हूँ तो मेरे को बोर्ड में देख ली थी, सोमवार को भिंडी की सब्जी है तो राहल दाल है, मंगलवार को उड़द दाल है तो मतलब उसमें आलू बड़ी की सब्जी, ऐसा, और एक व्यक्ति के लिए कितनी डाइट है देना चाहिए, वो सारा लिखा हुआ था। लेकिन उसके नीचे में वो लिखा तो उसके ऊपर में कुछ और, कोई अधिकारी आने से उसको हटा देते थे, तो मैं उसको देख ली थी। तो फिर मैं ये मांग कर कि यही डाइट हमको मिलना चाहिए, ये क्यों नहीं दिया जाता है। फिर उसके लिए फिर 2 महीना तक मैं भूख हड़ताल गई। फिर पेपर चाहिए, फिर जो महिलाओं को बहुत मारपीट करते थे वो मारपीट बंद हो जाना चाहिए, अब मेनू के हिसाब से हमको खाना चाहिए, साफ़ सुथरा हमको चावल चाहिए, ये सारी चीज़ों का बातें हुआ। तो तब जाके फिर असर हुआ आपकी भूख हड़ताल का? अच्छा, बहुत। अच्छा। तो इसलिए फिर जब ना मैं रायपुर जेल में भी हुआ और जगदलपुर में बहुत हालत ख़राब थी। महिला जेलों में अलग से अब खाना बनता है, तो अलग से उनकी पूरी खाना, पहले पुरुषों के जेल से आता था, फिर अलग से खाना बनने लगा। तो बोलने लगे, आज भी लोग याद करते, तो सोनी दीदी इसलिए आई थी यहाँ की चीज़ को बदलने के लिए। उसके बाद ये हुआ, सबसे बड़ी बात है मेरे को यहीं से सीख मिला। बाद में ना कहने लगे लड़कियाँ कि दीदी अगर कल को आप चले जाओगे तो फिर हम लड़ेगा कौन, कैसे लड़ेंगे, अब ना आप अंदर रहोगे, अब हम लड़ेंगे। तो मैं अंदर रहती थी। जब अधीक्षक और अधीक्षक आते थे ना, सोनी मैडम, सोनी किधर है, क्या हो रहा है यहाँ पर, अब सोनी बात नहीं करेगी, अब हम बात करेंगे। अच्छा, तो वो बात करते थे। जो जेल में महिलाएं थी, हाँ, वो खुद आगे खुद आते, मेरे को आना नहीं पड़ा। तो यही बोले कि आप अगर कल को निकल के जाओगे तब फिर हमारी ये मरण गति होगी। तो इतनी फाइट करने लगी, तब मेरे अंदर में लगा कि ये तो पढ़ी लिखी नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब एक बंदर ये सलाखों के अंदर में भी एक लड़ाई किया जा सकता है। तो वहाँ से मेरा पूरा विश्वास जग गया कि हम बंद अंधेरा में भी ये लड़ाई कर सकते हैं। और करके फिर वो बहुत सारी चीज़ों को बदलना चालू कर दिए। वो कहीं पर भी कुछ बात होने से, नहीं अब सोनी दीदी नहीं आएगी, अब बात करो, हमसे बात करो। वहाँ के सिपाही से, उनका कर्मचारियों से, किसी से नहीं डरते थे, सीधा सीधा बात करते थे। मैं जब अगर मेरे को कोर्ट भी ले जाते थे ना पेशी के लिए, कोई कुछ बोलेगा तो वो समझ चुके थे, अब ये इन लोग अपने अधिकार के बारे में जान चुके, ये नहीं। और जब बाद में ऐसा भी करने लग गई थी लड़कियाँ, वहीं की महिला बहन लोग, वो बोलते थे ना तेरा नाम क्या है, तो उनको एक बोलते थे कि आप हमको मतलब ये इस तरह के दबाव डाल के हिंदी सिखाते हो और यहाँ पूरी आदिवासी को ला के भरे, अब गोंडी आप सीखोगे और अब हम हिंदी में जवाब नहीं दें, हमको जेल में ला के हिंदी सिखाने के लिए मजबूर करते हो, ये करते हो, पढ़ो लिखो हिंदी सीखो। अब नहीं, आप यहाँ के अधीक्षक बन गए ना, आप अब गोंडी बोलोगे। हाँ, कैसे पाइका बाले के चुड़ा, ऐसे बोलते थे। तो बोलते थे क्या बोल रहे हो, अब ये नहीं बोलेंगे, और आपकी भाषा कम बोलेंगे, क्या बोल रहे हो। तो ऐसा मतलब फिर मैं वहाँ की जेल की कभी कभी एकदम रोटी, 1-2 बार रोटी को लेके कोर्ट में ले जाने के लिए निकले, तो मेरे को पूछे कि कहाँ लेके जा रहे, मैं बोले कोर्ट में दिखाने के लिए, कि कैसे एकदम जानवरों से भी गए गुजरा रोटी देते हो आप लोग, तो इस रोटी नहीं ऐसा मत करना, अब अच्छी रोटी देंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब वो चीज़ें, ये लड़ने की जो तौर तरीका है ना, मैंने वही, क्योंकि मैं टीचर में रह के मैं इतनी
सक्षम इतनी वो नहीं थी। एक ब्लॉक लेवल का अधिकारी तक मिलने के लिए मैं डर जाती थी, मेरा कप कप हो जाता था। एक छोटा सा संकुल सामान्य वाय होता है, उससे भी मैं डर जाती थी। मैं इतनी होती, मेरे को अपने शिक्षा देने से मतलब था, मैं ज़्यादा ये सब चीज़ें नहीं। लेकिन ये जो लड़ाई का ना मैं जेल के अंदर ही सीखी कि तब मेरे को विश्वास आया कि जब ये बंद रूमों में भी ये बहन लड़ने के लिए इतनी हो सकती है, यही चीज़ बाहर में क्यों नहीं हो सकता। तब इसलिए कई बार पुलिस बोलते थे कि तुम बंद रूम में लड़ रही हो ना, जिस दिन बाहर आ जाए तो कुचल के रख देंगे। मैं बोली समय आने पर वो भी कर लूँगी बाहर। फिर मैं जब बाद में बाहर निकली, बाहर निकलने के बाद फिर यही तय कर लिए, फिर पार्टी भी ज्वाइन करी। पार्टी ज्वाइन करना इसलिए ज़रूरत था क्योंकि मैं दिल्ली में रह रही थी, तो दिल्ली में ही बोले छत्तीसगढ़ में पूरा प्रचार हो गया था कि सोनी सोड़ी को तड़ी पार कर दिए। एक सोनी सोड़ी लड़ने के लिए आई थी तो उसको ऐसा कर दिए कर उधर पूरा प्रचार था। फिर उसमें फिर हिमांशु सर, प्रशांत भूषण, कोलिन गुंजाले सर, ये लोग ने तो सब चर्चा की इसको ज़िंदा रखना है तो कोई एक मैदान चुन के भेजना होगा। फिर बाद में बोले कि आप पार्टी चुनोगे तो बताओ। फिर मैंने बहुत सोचा क्योंकि मेरे को वापस तो छत्तीसगढ़ जाना ही है, अपने बस्तर जाना। ठीक है, मैं पार्टी ज्वाइन करती। फिर आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया, उसके बाद गए, फिर मेरे को टिकट मिली। फिर मैं उस टिकट से मतलब लोकसभा के लिए लड़ी 2014 में। हाँ, अच्छा। तो लड़ी और उसमें। आप जेल से रिहा कब हुई थी? 2014 में। अच्छा, 14 में ही हाँ। निकली थी। और मेरे को वहाँ जाके भी कितना मतलब महीना भर भी नहीं लगा, 20-25 दिन तो प्रचार चालू। हाँ। तो उसके बाद मेरे को 19,000 जो वोट मिले ना, वो मेरा विश्वास दिला दिए 19,000 वोट। तो लोगों ने तो मीडिया ने तो बोला तो आप हार गया, अब आगे क्या करोगे? मैं बोली मैं हारी नहीं हूँ, मेरी जीत हो गई है और मैं इसी जीत के लिए ही मैं चाहती थी। वो क्या कैसे जीते? वो तो उस समय वो दिनेश कश्यप वो जीते हैं, नहीं मैं अपनी नज़रों में मैं जीत गई। मेरे को जो ज़रूरत था, मेरे को अपनी जन्मभूमि ज़रूरत था, मेरी इस जगह की ज़रूरत थी, वो मेरे को मिल गई। 19,000 वोट तो ये मेरे को मतलब विश्वास दिलाई कि इतने लोग भी हैं। और मैं कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं लड़ी थी, मैं अपनी ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी थी और वो जगह मुझे मिल गई। फिर मैं चुनाव लड़े, फिर उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुआ। तो उसके बीच में फिर एक बहुत बड़ा एक मतलब मेरी फर्स्ट शुरुआत, ऐसा तो बहुत सारे आंदोलन है, उन सबको अभी मैं बताऊंगी तो बहुत लंबा है। पर वो एक कुकानार करके आया था सुकड़ी, तो वो आंदोलन के लिए हमको बुलाया। मतलब सुकड़ी को ना कलूरी ने उठा लिया था, पूरी गाड़ी लेके आए और उसको ना वो घर से उठा लिए। कोई महिला का नाम है सुकड़ी? हाँ, सुकड़ी। अच्छा। उसको उठा के ले गए। उसके बाद फिर ना हमारे पास फोन आया कि कलूरी ने महिला 3 स्कॉर्पियो आए और महिला को उठा के ले गए। और कलूरी उस समय वहाँ पे एसपी था पुलिस का? नहीं, आईजी थे। अच्छा, आईजी था, तो उसको उठवा लिए। अच्छा। उठवाने के बाद हमारे पास फ़ोन आया, तो हमारा जो चुनाव लड़ने के बाद में महीना भर रिलैक्स से हुई। उसके बाद ये फर्स्ट मेरा आंदोलन था और मैं वहाँ पर गए, मैं और लिंगा कोड़प्पी दोनों गए, मोटरसाइकिल में गए। तो वहाँ पर पूरे लोग ने बताया कि कैसे उसको उठा के, अब इसके लिए मतलब हमको क्या करना चाहिए, हम विचारों की लड़ाई लड़ेंगे, अब आप लोग सब लोग इकट्ठा हो और आगे बढ़ना। तो ये ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके थे, लेकिन जैसे ही फिर हम लोग के पहुँचने का, अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं देख रही हूँ कोई टंगिया, कोई मतलब ऐसे थोड़े चक्कू, कोई तीर, ये सब लेके आए। तो अब चलो आगे बढ़ना है। तो तब मैंने बोला कि ये क्या लड़ाई है, इस ऐसे हमको नहीं लड़ना है। हमको संविधान में हमको इतनी बड़ी कानून और इतनी बड़ी हमको चीज़ दिया हुआ है। हमारे संविधान में क्या क्या कानून है, हमारे पास पावर है, ग्राम सभा है, हमको लड़ने की संविधान के तहत लड़ना होगा, लोकतंत्र के तरीके से लड़ना होगा। हम इसका अब इस्तेमाल नहीं करते। तो बोले नहीं, हम इनके बिना नहीं जाएंगे। तो बोले नहीं, अगर इसको अगर लेके आप चलोगे तो मैं नहीं हूँ, हम नहीं हैं, इस मैदान से हम हट जाएंगे। तो आप लोगों को ऐसे चीज़ों को लेके लड़ना है तो आप लोग जाए। तो फिर कैसे लड़ना, हम पूरी खाली जाएंगे, आज से तो पूरा रोड में यात्रा करते हुए चले जाएंगे। वैसे तो इनको लगा कि अब नहीं मान रही है। तो मैं उसका पहली बार वो देखे तो पूरे तीर है, टंगिया है, उनका बंडा जितने भी जो था सबको जमा किए, इतने ढेर हो गए। अब मैं बोली इसको हटाओ तब चलो। फिर ऐसे करके बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब मिल के आए, पूरा ताना को घेरा किए। 3 दिन घेरा के अंत में इतना हार हुआ, सुकड़ी को देना पड़ा, छोड़ दिया। छोड़ दिए। तो छोड़ने के बाद सुकड़ी को बोलते हैं कि एक जंगल में सुकड़ी मिली थी, वहाँ से पकड़ के लाए थे, जबकि घर से ले गए। तो उनकी इतनी हार हुई। फिर ये बातें हिमांशु सर को मैंने बताया, गुरुजी को, कि ऐसा ऐसा। शाबाश बेटा बोल, उन्होंने भी लिखा और पूरे उनको छुड़वा के लिए। ये हमारी फर्स्ट था, पहली लड़ाई थी, फर्स्ट मतलब। हाँ, तो इसी तरह से फिर अब लोगों में ये आ गए, वहाँ पर 10-12 हज़ार लोग थे, इतनी था मतलब उससे बहुत बड़ा। और पहली बार भाषण भी आपने पहले वहीं से दिया होगा, जैसे भी समझाया होगा। हाँ, और लोग समझ गए, माने।
तो मैंने उस समय बोला था हाँ। मेरी लड़ाई जो है विचारों की है, हम विचार से क्रांति लाएंगे, विचार से इनके डंडों को, उन्हीं के हाथों में डंडों को वापस उनसे वो करेंगे। लेकिन मैं बंदूक की नोक से नहीं लड़ती हूँ, मैं विचारों से आप सबको विचार और संविधान के तहत हमको लड़ाई करनी है। तब इनको यकीनन हो गया कि मतलब ऐसे ऐसे करके बाद में एक नोप्पो बीमा था, उसको गोली मारे थे, उस पर कई आंदोलन हुए। अरे सर, उससे एक विश्वास जग गया, जनाधार मेरी इतनी बन गई, फिर लोगों के पर ऐसा हो गया कि दीदी आ गई हमारे बीच में सलाह। तो इस तरह से मेरी मतलब जो चीज़ें हुई है। और आज सवाल उठता है ना कि इतनी ताकत इतनी कैसे बने, तो इतना जुल्म खुद को सह के, और वो चीज़ों को मैंने देखा है, जेल में देखा है, फिर मेरे खुद ने भी सहा है। तो मेरे कलकत्ता में कैसे मेरे गुप्तांगों से पत्रे निकाला गया, कैसे किया गया, तो वो सारी चीज़ें। फिर इसके बाद में यही है कि उससे मेरा ताकत बन गया ना। ये सिर्फ ये नहीं है कि मतलब सोच से, कि जितना जब जितना जुल्म करते गए उससे हमारे उभर के आए। तो आज सोनी सोड़ी वो सोनी सोड़ी नहीं है। वो सोनी सोड़ी तो एक जीवन वो जीना चाहती थी कि ये बच्चे, पति, घर, परिवार, एक छोटे से जीवन की एक सपना था कि यही मेरी ज़िंदगी है, ऐसा सोचते थे। लेकिन जेल जाने के बाद मुझे पता चला कि जीवन और भी कुछ ऐसा होता है। तो मतलब ये आपका पूरा किस्सा सुन करके, और आपने जिस तरह से बताया, पहले तो माफ़ी चाहूँगा, जब कोई भी व्यक्ति अपने ऊपर जुल्म ज्यादती जो हुई है उसे जब याद करता है तो हम लोग को ऐसा लगता है कि वो उसे महसूस कर रहा होगा, उस दर्द को फिर से महसूस कर रहा होगा कि ये हुआ है मेरे साथ। तो आपने पूरा सफ़र में ये सब किया। लेकिन मेरी एक सोच हमेशा रह गई है, वो तो पता नहीं मैं तब तक जिंदा रहूं या नहीं रहूं, लेकिन मेरे मेमोरी मतलब मेरे दिमाग में मेरी हर पल चुन है कि मैं वो एक चीज़ हमेशा सोचते आ रहे हूँ कि मेरे को एक छोटा सा एक फ़िल्म की दुनिया, मैं हमेशा ईमान सर को भी बोलते हैं, वो मैं बनाना है, क्योंकि वो सारा चीज़ें मेरे आंखों के सामने है। मतलब मैं इस जगह में बैठी हूँ, एक सोनी सोड़ी उस जगह में तड़प रही है, उस जगह में उस तरह से वो जेल रही है, गिड़गिड़ा रही है, उसकी शरीरों में कैसे पत्थर डाला जा रहा है, कैसे करंट शॉट को सह रही है, और क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो मेरे दो सोनी सोड़ी का रूप, मैं खुद एक सोनी सोड़ी हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि वो मैं नहीं हूँ जो उस जगह में गिड़गिड़ा रहे, और मैं वो अलग है और मैं अलग हूँ। तो उसकी एक मतलब एक छोटी सी भी पूरे भारत में मैं बना के दिखाना चाहती। और उस दिन अगर हमारे मतलब भारत देश के नागरिक और दलित हो चाहे आदिवासी, उनके अंदर में वो क्रांति में उस चीज़ों को देख रहे, क्योंकि जैसे पुलन देवी के जो मतलब एक बनी सब बने, ये एक कोई दिखावा या क्रेडिट या हीरो नहीं, क्योंकि मेरे दर्द मेरे अंदर में छुपा हुआ है। बस मैंने ये तय कर लिया था कि मैं अपने लिए नहीं लड़ूंगी। अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ तो मैं अपनी लड़ाई औरों के लिए, मेरे उन लोगों की लड़ाई लड़ूंगी। मेरी लड़ाई को लड़ने वाले इस देश में कोई ना कोई हैं, वो लड़ेंगे। लेकिन मेरी वो इच्छा है कि मतलब एक छोटी सी भी एक वीडियो बनाऊँ चाहे पिक्चर बनाऊँ, पर बनाऊँ, क्योंकि जिस दिन अगर इस दुनिया से मैं गई तो मेरी पूरी दिमाग से तो चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो उस चीज़ों को अगर इतिहास के पन्ने में लाना है तो वो भी, और मुझे खुद को भी एक किताब लिखनी चाहिए और लिखना मैं यही पूछना चाह रहा था कि आप उसके लिए समय ही नहीं मिलता है तो मैं नहीं लिख पाते। लेकिन मेरे को भी इस बात का बहुत तकलीफ है कि जितना लोगों के सामने बोलती हूँ, सिर्फ वो मतलब कैमरे में कैद होके कितना दिन रहे, वो ये पढ़ने में आना चाहिए, जिससे वह क्या था, हम आदिवासियों के साथ कैसे कैसे जुल्म हुआ और हम इतना ताकतवर कैसे बने, क्यों बने, ऐसा क्या मोड़ आया, वो सारे किताबों में। क्योंकि अमूमन तो ये आपने भी बताया कि महिलाएं तो जाने कब से सब सहती रही, और आपने ये ठाना कि जैसे सब सह रही हैं वैसे सह कर, कभी ये नहीं ख्याल आया कि हार मान जाएं, कभी ऐसा मन में आया कि नहीं लड़ पाएंगे, लेकिन आपने लड़ना चुना। एक तस्वीर हम लोगों के जहन में अक्सर आती है कि आपके चेहरे पर कुछ ऐसा लगा दिया कि पूरा चेहरा, वो किस्सा क्या था अगर संक्षेप में? वो भी मतलब होता कि एक माड़ में इड़मू नाम का एक भाई था, वो अपने बच्चों के, उसके पूरे 8 बच्चे थे, वो बच्चों के साथ अपना घर में सो रहा था। उस बीच में पुरुष गई और उसका एक छोटा सा बच्चा को भी अपने साथ गले लगा के सुला रहा था। बच्चे को एक साइड फेंका और उनको उठा के ले गए। ले जाने के बाद एक दिन पूरा दिन भर रखे और दूसरा दिन उसको गोली मार के हत्या कर दी और बोले नक्सलवाद के मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। तो उसकी जो मतलब पत्नी मुझे फ़ोन किया, वहाँ के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, हमारे साथ एक घटना घटी है दीदी, आप आ जाओ। फिर मैं वहाँ गई
वहाँ जाके फिर देखा तो उसके ऐसी स्थिति से वो रोने लगी और बताने लगी। फिर बॉडी को भी ले गए, मैं पूरी मदद उसमें की। और उसके बाद मैं क्या किए, हम लोग ने क्या कि उस समय मैं आम आदमी पार्टी में थे, कुछ पार्टी के लोगों को मैंने बताया और उनको मतलब उनकी बुदरी, हाँ बुदरी ऐसे कुछ नाम है, सुख ऐसा, तो उनके पत्नी को बच्चों को लेके हम डीजीपी के पास गए। डीजीपी के पास टेबल में रख के मैं एक सवाल पूछी थी, उस समय याद नहीं कौन से डीजीपी थे, उनके टेबल में रखे बोले जिसको पुलिस प्रशासन कह रही है, सरकार कह रही है वो माओवादी है, हाँ। और वो माओवादी नहीं है, उसका प्रमाण आधार कार्ड है, उसको इंदिरावास का घर मिला हुआ है, उसकी ये बच्चे हैं और ये उसकी पत्नी है, मैं वो माओवादी नहीं है, इतना प्रमाण इतना मैं लेके आई हूँ आपके पास। और लेकिन उसको कैसे मारे, लेकिन आप बताइए कि आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि वो माओवादी है। तो मैं तो अपनी तरफ से सफाई दे रही हूँ और पूरी वो भी लिखित में हर चीज़ है, उसका पासबुक हर चीज़ को टेबल में रखें। उन्होंने बोला कि एक आवेदन में मार्क किया और बोले कि इसकी जांच में करके हफ्ते भर में मैं बताऊँगा कि ऐसा क्या है। तो उसके बाद हम आ गए, तो उसके बाद देख रहे हैं कि हफ्ते भर में क्या, बाद में मेरे को यही बोल के मेरे ऊपर केमिकल अटैक किया जाता है कि तुम कैलोरी के खिलाफ इतना क्यों अभियान चला रही हो, कैलोरी के खिलाफ क्यों लड़ो, उनके उसके साथ पंगा लेना छोड़ दो, और जो इड़मा का जो बातों का हर जगह बताती क्यों है उसको बताना बंद करो, और ऐसी लड़ाई में रहोगे तो आज तो सिर्फ केमिकल मतलब इस तरह से अटैक करके छोड़ रहे हैं, लेकिन कल को इससे भी बुरा हाल तुम्हारी बेटी, बड़ी बेटी है ना तुम्हारी, उसके साथ ये करेंगे, शर्मसर कर देंगे, मुँह दिखाने लायक नहीं, अब तो छोड़ेंगे नहीं। तो तब मुझे लगा जब मेरे को मतलब इतना केमिकल का अटैक का इतना दर्द को बर्दाश्त करते करते हो गए, पूरा चेहरे में हो गया था। अच्छा। और मुझे जगदलपुर अस्पताल में रखे तो मार ही देते, जब इंजेक्शन दे रहे थे खूब जल रहा था मेरा शरीर पूरा। फिर केजरीवाल जी ने जैसे लाइनअप करके फिर दिल्ली बुलाए, तो दिल्ली में मैं 15-16 दिन थी, लेकिन उसमें मेरा आँख नहीं खुल पाता था, इतना अंदर अंदर मेरी पूरी आँख बंद करके मैं रखे। तो उस दौरान मैं सोचने लगी कितना कुछ हो रहा है, तो मेरी बेटी का ख्याल आया कि जो दर्द को मैं सह पा रही हूँ वो दर्द को मेरी बेटी के सह पाएगी क्या कभी भविष्य में, अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो मुझे आगे लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, लड़ाई के यहाँ तक विराम देना चाहिए या रोकना चाहिए। मैं सोचती रही, मेरे कुछ समझ में नहीं आया। फिर मेरी बेटी से मैंने पूछा, मेरे बच्चों से, कि बेटा मेरे को ऐसा ऐसा तो बोला गया है, लेकिन अब मेरे को एक माँ हूँ ना, एक लड़ाई से फाइटर होने के साथ साथ में माँ हूँ, तो मुझे एक दर्द है, तुम उतना नहीं सह पाओगे, तुम लोग तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होगा तो मैं कैसे करूँ। तब मेरे बच्चे ने यही बोला कि आप जब जेल से निकले तो क्या सोच के आए थे, क्या बोल के आए थे। तो मैंने बोला दो ही चीज़, आप बताइए, हमको भी याद है आप कि बच्चे के लिए और मैं बस्तर के लिए और मैं अपने लेने और लोगों के लिए लड़ने आई हूँ, तो मम्मी आप लड़ो, अगर आप इतना सहन का, हम आप ही के बच्चे, हमारे साथ भी कुछ होगा, हम भी जूझेंगे, हम भी लड़ेंगे, हमको कमज़ोर मत समझो, आप अपनी लड़ाई नहीं छोड़ोगे, नहीं तो इतना कुछ वो दर्द को सह पाओगे। अरे क्या होगा मेरे साथ भी, क्या होगा, केमिकल अटैक होगा, बलात्कार होगा, ठीक है, हम उस माँ के बच्चे हैं। आपको अपने बस्तर के लोग एक उम्मीद और उस उम्मीदों में जीते हैं कि कब आएगी दीदी और हमारे बीच में आके ऐसा करेगी, उनको कभी टूटने मत देना मम्मी, आप लड़ो। फिर बच्चों ने ये साहस दिया, अरे वाह। तो फिर आपको अच्छा लगा होगा कि कम से कम ये साहस, क्योंकि एक बार पेद्दा गेलोर जाने के लिए मेरे पैसे नहीं थे, बिल्कुल मेरे पास पैसे नहीं था, तो मेरे को ना उस जगह तक जाने के लिए मैं कैसे करूं, और बहुत परेशान थी। तो मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी ये लोग गए और अपनी ना छोटा सा एक लॉकेट था सोने का, और उसको ना ले जाके दुकान में बेच के ले आए। उसके बाद बोलते मम्मी ये पैसा रखो, तो मैं बोली ये पैसे कहाँ से लाए तुम लोग, तो बोलने लगे कि वो था ना छोटा सा लॉकेट, उसको हमने बेच दिया। क्यों बेचे हो मम्मी, वो चीज़ से ज़्यादा आपको जाना जरूरी है, आप पैसा लीजिए और आप चले। बच्चों की उम्र कितनी रही होगी उस समय? मतलब जब मैं, अब छोटी वाली तो अभी 15 साल 16 साल की हुई है, वो बेटी भी वही 18-19 साल। तो मतलब और बहुत कम उम्र के बच्चे और इस तरह से अपनी माँ के लिए साथ दे रहे हैं। मतलब हम लोग कई बार जो चीज़ें सिनेमा में क्या क्या दिखाया जाता है, झूठ कल्पना, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आप एक फिल्म बने और उसमें ये सारी कहानी, एक सोनी सूरी जो आपने कहा ना कि वो जैसे अभी भी तड़प रही है, मुझे लग रहा है कि जाने कितनी सोनी सूरी रही होंगी, लेकिन सोनी दीदी एक निकली, बहुत मतलब शानदार। नहीं बच्चे तो एकदम से है, और दूसरी बात उन्होंने बोलते हैं ना कि जब घर रहती हूँ तो माँ माँ करके मेरे साथ बहुत प्यार उभरता है। जैसे मैं घर से बाहर चले जाते तो वो लोग बोलते हैं घर के अंदर हो तो आप हमारी माँ हो, घर से बाहर जाने बस्तर की माँ हो। अरे अब उसके बाद ना मैं कहीं भी जाऊँ, 2 दिन रहूँ, 3 दिन रहूँ, 4 दिन रहूँ, मेरे बच्चे मेरे को फ़ोन नहीं करते, तो बोलते वो अब बस्तर की माँ है, तो अब बस्तर की अब चले गई है, वो मेरी माँ घर के अंदर आती है तो हमारी माँ होती है।
आज क्या चल रहा है बस्तर में? अभी भी सब कुछ वैसा ही चल रहा है? हाँ वैसा ही है। अभी भी ऐसा कोई थमा नहीं है, क्योंकि वो तो चलेगा ही ना। बस्तर में मतलब आदिवासी के अंडर में इतनी बड़ी मतलब वहाँ के जल जंगल ज़मीन है, जब बड़े बड़े कंपनियों को देने की बातें सरकार कर रही है तो वो चलेगा ही। क्योंकि जिस जगह में आदिवासी जीव रह रहे हैं उसी जगह में खनिज जैसे चीज़ें इतनी संपत्ति का भरमार है, और आदिवासी तो उसको उसका एक संपत्ति और भरमार नहीं समझते। वो तो ये सोचता है कि हम प्रकृति के साथ है, प्रकृति हमारे साथ है, ये ज़मीन हमारी, ज़मीन के साथ हम हैं, हमारा जान हमारा जीवन इन्हीं के साथ जीना हो है। और देखिए कितने ऐसे जंगलों की बता रही हूँ। अब मैं एक दिन ऐसी पूछी तो एक पेड़ में गोली लगा था, तो वो लोग ना, मैं जा रही थी तो बोले क्या हो रहा है, नहीं उस दिन फोर्स आई थी, ये पूरा पेड़ों को ना एकदम बंदूकों से गोली मारी, मतलब ये पूरा रॉकेट लॉन्चर ऐसा टाइप का किया, छेद हो गया है ये पेड़, इसलिए बहुत बेकार लग रहा है। मैं बोली, अब फिर एक जन आती है, एक बूढ़ी माता जी बोलती है, पता है सोनी मैडम, अगर ये पेड़ अगर जिंदा रहे तो हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट, ये पेड़ ना मेरे को सालाना इतना मेरे को मतलब मुआवजा झाड़ता ना, तो इतना पैसे देता था साल का, और इसको ठीक कैसे किया? इंसान को तो घायल होने से दवाई डाल के ठीक किया जाता है, लेकिन इस पेड़ को कैसे हम ठीक करें? इस पेड़ को कितना गोली मारे, ये पेड़ हमारे जीवन का जिंदगी देती है। और ऐसा कर कई बार पुलिस आती है तो पुरुष लोग जंगलों में घुस जाते हैं ना, 3-3 दिन रहते हैं उस पहाड़ों में, फिर वहीं के मूल कंद खा के रहते हैं। तो कैसे आदिवासी अपने पहाड़ों को वो करेंगे, छोड़ेंगे कैसे? आज बोला जाता है कि जंगल में रहने वाले लोग को क्या है, ये विकास है, उन पहाड़ों को छीनने की बातें करेंगे जिसके सजारे उस जीते हैं और उनकी जानें बचती हैं, उनके जीवन यापन होता है। तो हम आदिवासी तो उसी के बिना कैसे रह पाते हैं? और उसमें अगर अडानी जिंदल जैसे बड़ी बड़ी कंपनी कॉरपोरेट लगाएंगे तो उसके पूरी पेड़ को काट दिया जाएगा, पूरी वहाँ की जंगलों को काट दिया जाएगा, उतने बड़े बड़े चट्टानों को वो कर दे जाएंगे, तो उसके बाद फिर बचता क्या है आम आदिवासी के पास? फिर उसके सिवाय कुछ नहीं। ये गाड़ी बंगला बड़े बड़े ये जो एक दिखावा का दुनिया में आम आदिवासियों को ना लाए तो बेहतर। हम आदिवासियों का जीवन जंगल है, तो वो हमारी जल जंगल जमीन है। तो इस तरह से चीज़ें हैं। जी जी, तो बहुत मतलब अभी भी मतलब अब क्या हो रहा है, कांग्रेस बीजेपी का कोई अंतर दिखता है? कोई अंतर नहीं, सारी एक जैसी नीतियां हैं। अभी भी बलात्कार हो रहा है, बलात्कार होकर अभी भी महिलाओं के गुप्त अंगों को फाड़ दिया जा रहा है, चेस्ट को काट दिया जा रहा है, उनके कान को काट दिया जा रहा है, बाल निकाल दिया जा रहा है, उनकी कितनी क्रूरता के साथ बलात्कार हो रहा है। पेट में रहने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार, जो मोह बीन रही है, लकड़ी लेने गई है, जंगल में अपना कुछ मतलब ऐसा पत्ते ढूंढने गए, उनको उठा के लेके बलात्कार कर रहे हैं। और हमारे मतलब पुरुष भाइयों को उनको गोली मार रहे हैं। अभी जैसे बुरकापाल में 111 लोग की रिहाई हुई है, तो इसमें सब पूरे देश भर में एक जश्न है कि नहीं आदिवासी की रिहाई हो गई है, उनको मतलब इंसाफ मिला। वो कैसा इंसाफ? 5 साल रखे हैं, 5 साल के रखने के बाद कितना उनके पूरी तबाही हो गई, उसको भरपाई कौन करेगा? हम किससे सवाल पूछे, किसकी भरपाई? बर्बाद हो गया, पूरा घर बर्बाद, पूरी जमीन पूरी समतलीन हो गया है, उनके पेड़े आंधी तूफानों में बह गए, कई तरह की चीज़ें हुए। अभी बोल रहे हैं कि अब मेड़ पूरी, जैसे किसान है, जब मेड़ बनेगा तब ना वहाँ फसल होगा, खेत कौन सा किसका है? वो उसका तो खेत पहचानने लायक नहीं है, घर का ठिकाना नहीं है, सब कुछ उजड़ गया। अभी मेरा इंतजार कर रहे हैं कि आप कब आओगे, हमारे बीच में आओ, अब आगे की ज़िंदगी हम जीना कैसे शुरुआत करें? अभी फिर बोल रहे हैं 50 लोगों को और वहाँ से उठाना है, पुलिस आई थी बोल रही है कि 50 लोगों का और गिरफ्तार करना है बोल रहे हैं। मतलब यही होते रहेगा क्या? मतलब कितनी आदिवासियों में कितनी सहन शक्ति है, तो उनके लिए ये। अब जैसे हिमांशु सर के बारे में आया, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहे हैं ना कि उनको 5 लाख जुर्माना भरो। ये कैसे जुर्माना? अगर हम सवाल हम आदिवासी उस सुप्रीम कोर्ट के मतलब जज से, उस सुप्रीम कोर्ट के ऐसे जजों से सवाल उठाए, हमको भी 11 साल बाद बरी किया है। बरी करने के बाद फिर जिन्होंने हमारे पर फर्जी केस लगाया उनके ऊपर आप क्या मुकदमा कैसे चलाना, उसके लिए जवाब दे। कि ये अगर पीड़ितों के लिए कोई आवाज़ उठा रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि 5 लाख का जुर्माना भरो। क्यों भरे? क्या उनका एक गुनाह था कैसे पीड़ितों के लिए लड़े हैं? एक गुनाह था कि सोडी शंभू जैसे लोगों के लिए बच्चे का हाथ काटे हैं, उनके लिए आवाज़ उठा लें। उस सोनी सोडी के लिए आवाज़ उठाया गया जिस सोनी सोडी के पूरे निवस्त्र करके गुप्ता में पत्थर डाला गया और करंट छोड़ दिया गया, उनके गंदी गंदी गालियाँ दिया गया। उस रात में कितनी क्रूरता के साथ किया गया है, वो सोनी सोडी जानती है। उस सोनी सोडी के उस दिमागों में, उसके शरीर के अंदर की सोच में है, उसको कोई खत्म नहीं है। उसके लिए अगर हिमांशु सर
जैसे कई इस देश के लोग लड़ रहे हैं, तो उनको क्या ये सज़ा देना चाहिए, दंड सुनना चाहिए? पर उस सोनी सोनी से पूछे ना कि हमारे साथ क्या हुआ, हम बताएंगे सुप्रीम कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट को। और हम तो जी रहे हैं ना, हम जिंदा हैं, वैसी उस बच्चा भी जिंदा है, गोमपाड़ का वो बच्चा भी जिंदा जिसकी उंगलियां सारी कट हाँ गई पूरी थी। कट गई। उससे कभी ये सोचे क्या वो जज को इस बात को क्यों नहीं उसका लगता? दोषी कौन है? जैसे हाँ, आपके पूरे मामले में इतना संघर्ष आपने हुआ और आपके ऊपर जितना जुल्म हुआ उसमें कोई जेल में नहीं है, कोई नहीं, किसी के ऊपर कोई मुकदमा कुछ नहीं। ये आदिवासी जो छोड़े गए, हाँ। जब आदिवासी बेगुनाह थे तो इतने साल जेल में रहे, उसका कौन हर्जाना भरेगा? ये सब नहीं। वो तो इतनी दूर की बात है। बताए मेरे ऊपर जो अत्याचार किया, इतना जुल्म किया, तो उस समय मतलब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, इतना लड़े, जिसने उसको वो राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया अंकित अच्छा, गर्ग को। अंकित हाँ, गर्ग को राष्ट्रपति पुरस्कार उसको इसलिए पुरस्कार, वो एक महिला होके, जबकि यहाँ से एक टीम गई थी दिल्ली से, पूरे लोगों ने आवाज़ उठाया, अंकित गर्ग ने क्या किया एक महिला के साथ, क्या एक इस तरह करंट शॉट दे के गुप्तांगों में पत्र डालना, मतलब पुरुष वर्ग के मतलब हमारे पास भेजना, हमको इतनी क्रूरता से शर्मसर यातना देना, क्या बहादुरी का काम किया है क्या? प्रतिभा पाटिल उनको पुरस्कार दी। और कैसे अभी मेरा वो जो पत्थर कलकत्ता से निकाला गया, कलकत्ता के मेडिकल से रिपोर्ट पड़ी है सुप्रीम कोर्ट में, उसी जज के पास मेरा भी केस चल रहा था। अब अभी जैसा हिमांशु सर के लिए तो ये पनिशमेंट दिया गया, तो हो सकता है मेरे लिए भी ऐसा ही करेंगे, बोलेंगे कि झूठा मुकदमा चला, ये सोनी सोड़ी, अब इसी को जेल में डाल, तो इसको जेल में डाल दो। फिर यही है बस, ये तो ये दिखता है। और वो चीज़ नहीं दिखता है कि 11 साल बाद हम बरी हो गए, कि हमारे ऊपर झूठा मुकदमा इतने साल तक चला। उनको भी तो सजा मिलना चाहिए ना। कोर्ट उस समय क्या अंधा हो जाती है क्या कि आज बाइज्जत रिहा कर रहे हैं, लेकिन इनको ऊपर झूठा मुकदमा क्यों चलाएगा? उन पर भी कार्रवाई करने का एक जजमेंट देनी चाहिए ना। तो ऐसा कानून लाए तब ना यहाँ की लोकतंत्र तरीके से जो लड़ रहे हैं तो बचेगा। ये तो पूरी तरह से खात्मा है ना। सही बात। आखिरी सवाल दीदी, कि आपने कहा उस समय प्रतिभाताई राष्ट्रपति थी, अभी तो पहली बार मोदी सरकार ने बना दिया एक महिला आदिवासी को राष्ट्रपति, पहली बार 75 साल में। आपको क्या लगता है, मतलब इससे कुछ बदलाव होगा या इस पूरे मसले में? देखिए, पूरे जो जितने जश्न मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, हमको भी फख्र होता है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति बनी है। और मेरे कांड में भी एक महिला ही राष्ट्रपति बनी थी। फिर भी इतना कुछ होने के बाद उस व्यक्ति अंकित गर्ग जैसे इंसान को राष्ट्रपति पुरस्कार दे, उनका मान और सम्मान बढ़ाया। पर उस समय भी प्रतिभा पाटिल के पास ये ध्यान नहीं आया कि एक महिला के साथ कैसा वो किया है, उस व्यक्ति को दिया जाए। आज फिर से आदिवासी राष्ट्रपति है। अब इनसे भी हमें ऐसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो बहुत कुछ अच्छा करेगी? तब माना जाएगा जब हमारे बस्तर अगर राष्ट्रपति जाए और वो अंतिम व्यक्ति से मिले, और नहीं भी जाती है तो अब गोमपाड़ के साथियों को हम जब ले आएंगे दिल्ली में, और इस बात को पूरे आपके मतलब सबको कह के ये अपील करेंगे, राष्ट्रपति उन पीड़ितों से मिले जिनके साथ कितनी मतलब बेदर्दनाक के साथ जुल्म हो रहा है, कितनी क्रूरता के साथ लोग मारे गए, वो पूरा परिवार आएगा तो उससे राष्ट्रपति मिले। अब जो हमारे आदिवासी राष्ट्रपति है तो चलो हम वही आदिवासियों से मिले और पूछे कि क्या हुआ था, उसके बाद वो क्या निर्णय देते, उसके बाद हमको एक छोटी सी शायद उम्मीद जग जाए कि हाँ एक आदिवासी राष्ट्रपति बनने से ये चीज है, तो ये हुआ, अगर न्याय कम से कम कर दे। हाँ, अब इसके लिए एक परीक्षा की घड़ी आ गया है। जी। अभी जो राष्ट्रपति जो हमारे आदिवासी बनी है, उसके लिए ये पहला बोलना चाहिए ना कि एक टीचर स्टूडेंट से परीक्षा लेता है, तो हम बस्तरवासी अब राष्ट्रपति से परीक्षा लेंगे। उस परीक्षा में वो कितना मतलब कामयाब होती है हर बार वो देखना है। और अब आएंगे, अब राष्ट्रपति उनसे मिलेंगे। अच्छा दीदी, जाते जाते बस ये कि आप स्कूल में टीचर थी, अब आप बाहर हैं, वापस वो नौकरी मिली कि नहीं मिली? अभी नहीं, अभी नहीं मिली। मैं जजमेंट लेके मैं भूपेश बघेल जी हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के पास रख के मैंने बोला कि मुझे आप वो दे दीजिए, मेरी ज्वाइनिंग लेटर दीजिए, ये जजमेंट है। मैं 11 साल बाद मतलब 12 साल बाद आपके टेबल में रख के बात कर रहे हो, तो आप मेरे को आप वापस मेरी नौकरी दे दीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ ज़रूर देंगे। तो आप मैंने दे दिया, लेकिन अभी तक मेरे पास ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया। अरे अभी भी मतलब आप नौकरी में नहीं हैं? अभी भी नहीं हूँ। चलिए, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। और बहुत शुक्रिया दीदी कि आपने ये सारी बातचीत लोगों के बीच में रखी, हम लोगों के ज़रिए लोग देखेंगे। और मैं मतलब एक उस सोनी सूरी से मिल रहा हूँ जो आज भी इस देश के
एक बहुत बड़े हिस्से में लाखों महिलाओं की एक आवाज़ है, मुझे लग रहा है, लाखों आदिवासियों की आवाज़ है। और उम्मीद करते हैं कि आपकी ये लड़ाई नाकामयाब नहीं होगी। आप कामयाब हो चुकी है। मुझे लगता है कि आपने जब वो बात कही ना कि जब महिलाएं इंतज़ार करती हैं कि सोनी दीदी आएंगी तो और पुलिस से मुठभेड़ होगी तो वो खड़ी होंगी या सामने, तो मैं चूँकि बातचीत, अब मुझे लगता है मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि लेकिन एक चीज़ है कि अभी एक सोनी सोड़ी अब नहीं है। मतलब मेरे को ना ये लगता था कि हर बार मैं आके बोलती थी कि ये हुआ वो हुआ ऐसा हुआ, ये सारी बातें। जब मैं बस्तर गई फिर लंबे समय के बाद, जो कुन्ना में, पेद्दागेलूर, बेलम नेंड्रा में जब ये उनके साथ बलात्कार हुआ तो वो नहीं बताते थे, पहले छुपा लेते थे। फिर जब मैं उनके पास जाके कहने लगी ना कि मेरे साथ भी क्या क्या हुआ आप लोगों को नहीं पता, मेरे साथ ये हुआ, मैं पूरी अपनी बातें बताए हैं। हम तो सोचते थे हमारे साथ हो रहा है, हम तो नहीं बताते। फिर आज ना कि बोलते हैं कि सोनी सोड़ी के साथ इतना कुछ होना से, वही सोनी सोड़ी पूरे लोगों के, उन आदमी मतलब पुरुष वर्गों के बीच में खड़े रहती है, शर्माते रहते। हमको क्या शर्म, अब ना वहाँ से अब आवाज़ उठने लगी, अब ना मेरे को जाने की जरूरत भी नहीं है। वो अपनी आवाज़ खुद ही बुलंद करते और बताती है कि मेरे पहले के ना मतलब उनको मारते थे ना तो ये ऐसा ऐसा जगहों में ऐसा जगह, अब पूरी कपड़े उठा के दिखाती है। अब हम नहीं डरने वाले हैं क्योंकि सोनी दीदी ये सब चीज़ों को हमको बता दिया। जब दीदी के साथ इतना कुछ हो गया तो पूरे हर जगह आदमियों के साथ चलती है, उनके साथ बैठती है, उनके साथ, तो वो शर्मिंदगी नहीं महसूस, हम क्यों करेंगे, हमको क्या शर्म लगे। उस लड़की को ना, लड़कियों को पीछे बांध के उनके पूरे कपड़ों को मतलब वो ब्लाउज के साथ वो करके फिर उसको छेड़छाड़ करते थे। मतलब वो बता रही थी कि मेरे को ऐसे बांध के रखा गया और मेरे सामने में कोई कपड़ा नहीं था, ब्लाउज था, और मेरे को पूरे चारों तरफ फोर्स घेराबंदी करके बीच में रख के मेरे को पूरा मेरे वो बोल के हंस रहे थे, मेरे को टच कर रहे थे, मेरे को ऐसे कर रहे थे और ऐसे मेरे को बांध के रखे थे। नहीं बताते हैं बस। एक तरफ देश में कहा जाता है कि भारत माता है और यहाँ महिलाओं के साथ आदिवासी महिलाएं हैं तो उनके कोई अस्तित्व नहीं, तो ये बहुत विडम्बना है। खैर मैं तो बहुत आपको सलाम करता हूँ दीदी कि आपने ये आखिरी बात जो कही है, मुझे लगता है बहुत लंबा इंटरव्यू हो गया, मुझे लगता है घंटों ये बात हो सकती है। आपसे निवेदन है किताब ज़रूर लिखिएगा या किसी तरह वो किताब आए और वो भी हसरत आपकी पूरी हो कि एक फ़िल्म बने उस पर आपके जीवन पे, क्योंकि मुझे लगता है कि सोनी सूरी ने अपना काम कर दिया है। वो जो आपने जेल के बाहर आकर के कहा ना कि मैं नहीं मरूंगी, मैं नहीं चुप रहूंगी, मैं लड़ूंगी, और फिर अभी आपने बताया कि हर गांव में एक आध सोनी सूरी तो बन गई है, वो लड़ रही है। तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा काम है, लेकिन लड़ाई जिससे थी वो लोग बहुत ताकतवर हैं। उस राज्य की पुलिस से, प्रशासन से, सेना वाले लोग भी उसमें शामिल हैं, सेना भी, पैरामिलिट्री और वो सारे लोग भी हैं, तो उन सब से लड़ते हुए भी आज आप खड़ी हैं। हम तो बस सलाम करेंगे और अब मैं इंतज़ार करूंगा कि आपकी किताब आए, आपकी फ़िल्म आए, तो कम से कम बाकी जो महिलाएं आदिवासी हैं वो तो सीधे जोड़ेंगी अपने से, जो आदिवासी नहीं है उन्हें भी तो समझ में आएगा कि इस देश की महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ, और फिर भी एक महिला लड़ी है। तो बहुत शुक्रिया दीदी और बहुत धन्यवाद आपका। और ये लड़ाई आपने बताया भी कि अभी जारी है, अभी दिन पे दिन वही सब हो रहा है, तो आपका हिम्मत बरकरार रहे, हम आपके साथ हैं, आपसे हिम्मत ले रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। जोहार।